रणबीर सेना के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई थी आरा में। तांडव होता रहा। आप डीजीपी थे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। मैंने कभी भी किसी का निर्देश नहीं लिया। पुलिस का जो तरीका होता है रोकने का वो है बल। जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक लाठीचार्ज या फायरिंग नहीं हो। हम वॉच कर रहे हैं, लाइव वॉच कर रहे हैं, बल्कि उसमें ऑडियो को हमने ऑफ कर दिया था क्योंकि ऑडियो पर गालियाँ पड़ रही थी। मुझे ये क्लियर हो गया था कि अगर हम एक राउंड फायर करेंगे तो उधर से कितने राउंड फायर हो जाएंगे, कौन किसकी गोली से मरेगा ये पता नहीं चलेगा। आई न्यू कि अगर ये भागा वहाँ से तो हम इस डेड बॉडी का क्रीमेशन कहाँ से कराएंगे। कोई मूर्ति थोड़ी है कि हम विसर्जन करा देंगे। एक प्रश्न है एज ए जर्नलिस्ट आपसे हम पूछ रहे हैं। ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स का लाइव टेलीकास्ट है। इसका कॉस्ट किसने बेयर किया था? क्या आरा में उस प्रोसेसन को नहीं रोका जा सकता था? आरा में नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते थे। क्यों? हमने पहला सजेशन दिया था कि आप अपने गांव में कीजिए। एग्रीड हो गया। जैसे ही बैठा न्यूज़ चल रहा था क्रीमेशन होगा पटना में। तो क्या नीतीश कुमार ने आपको नहीं कहा कि देखिए ये क्या हो रहा है? नीतीश कुमार ने जी नेवर। सरकार फेल कर रही थी, ये सही है। हमने कहा सर एक नीति है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और अगर वो नीति मान लीजिएगा तो पुलिस का रुतबा और वर्दी की गुंडागर्दी में बहुत अंतर नहीं होता है। एक केस हमने किया था नालंदा में, जब आप नालंदा में बिना एफआईआर के सीजीएम के यहाँ पहुंच गए। एफआईआर के सीजीएम के यहाँ पहुंच गए जी। बोले तो आप हमसे क्या चाहते हैं जी? हमको जब्ती कुर्की चाहिए। आपने सीधे करिए कुर्की जब्ती। सबसे कमी जो स्टेट पुलिस में आ रही है कि आईपीएस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। डिसमिस कीजिए और डिसमिस ऐसे चार्ज पर कीजिए जिससे उसको कोर्ट से राहत नहीं मिलती। आईएएस और आईपीएस दो ऐसी नौकरी है जी जो संविधान में मेंशन है। वो क्लर्क नहीं होता है। मैंने एक इंटरव्यू में आपको यह कहते हुए सुना, देखिए मैं किसी का विवादन तो कर सकता हूँ लेकिन याचना नहीं कर सकता। नहीं, ये हमसे नहीं। अभियान से संभव नहीं है। ऑफर्स तो आपके पास भी आए होंगे। बिल्कुल है। आए थे नीतीश कुमार की ओर से। करीब 22 इनकाउंटर्स हुए, लेकिन गोलियां तो लगभग नहीं के बराबर चली। हमको एक सोर्स ने आगे चलिए आपको हम एनकाउंटर करवाते हैं, वो गैंग आज रात में निकलेगा। बेवकूफ़ी में हमारे सिपाहियों ने गोली चला। हमने इधर से कहा कि फायर मत करो, लाइंग पोजीशन सर, फायर हो रहा है। देखिए आपको जहाँ सोना सो जाइए। आप खड़े क्यों रह गए? गोली चल रही थी। हमने कहा कि तुमको आइडिया है कि कितने डिस्टेंस से गोली चल रही थी? क्या आपको लगता है कि आपने तो नीतीश कुमार को करीब से देखा है? गिनती है क्या? थोड़ा सा है। नीतीश कुमार ने 2016 में एक ऐतिहासिक फैसला किया, बिहार में शराबबंदी। उचित था? इसकी जरूरत नहीं। हमको बुला के मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि क्या रास्ता है। हमने सर आपके पास जो कानून है एक्साइज एक्ट, ये तो टूथलेस है। लीगल शराब बनाते हैं और इलीगल शराब भी बनाते हैं, वही लोग बना रहे हैं जो लीगल। बिल्कुल। उनको अगर हम इकोनॉमिक क्राइम्स में इन्वॉल्व करें और उसमें बुक करें तो इन पर शिकंजा कसा जाए। क्या होगा फिर बिहार का? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। आज हमारे मेहमान हैं अभ्यानंद जी, बिहार के डीजीपी रहे हैं और एक ऐसे आईपीएस प्राधिकारी जिनकी दोस्ती फिजिक्स के साथ भी रही है, और एक ऐसे आईपीएस प्राधिकारी जिनके बारे में यह कहा जाता है, जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है, जिनकी पुलिसिंग की मिसाल दी जाती है। तो अभ्यानंद जी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव स्टेज के न्यूज रूम में। सर, हम अपने दर्शकों की ओर से भी आपका अभिवादन करते हैं, और इस पॉडकास्ट में टेढ़े मेरे सवाल तो होंगे, कुछ मीठी बातें भी होंगी। और देखिए, हमें 2005 के पहले का बिहार भी याद आता है और 2005 के बाद का बिहार भी, और इसका क्रेडिट और इसका डिस्क्रेडिट, इस पर पॉलिटिकल बार चलता रहता है। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच जंग चलती रहती है, दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है। और देखिए, कई लोग कहते हैं, प्रशांत किशोर का नाम प्रमुखता से हम लेते हैं, वो कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया, हमने कई मुख्यमंत्रियों को बनाया, उन्हें बनाने में कंधा लगाया। लेकिन जहां तक हमें स्मरण है
कि 2005 के पहले का काल, जिसे लोग जंगल राज कहते थे, और 2005 के बाद बिहार जैसे सुधरा, तो बिहार में विधि व्यवस्था को सुधारने में जिन लोगों ने कंधा लगाया नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसमें आपका स्थान सर्वोच्च है। तो खैर उस पर आएंगे, कैसे यह सुधरा था और क्यों बिगड़ा हुआ था। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों, मैंने जब लोगों को यह बताया था कि आपके साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूं, तो लोगों ने कहा कि इल्जाम से शुरुआत कीजिए। तो अभ्यानंद जी, सबसे बड़ा इल्जाम आप पर यह है कि जब आप डीजीपी रहे बिहार के, 2012 में आप डीजीपी थे, जून महीने में रणबीर सेना के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई थी आरा में। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन? नक्सलियों के दुश्मन कह सकते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं वह मर्डर मशीन थे। तो हत्या हुई आरा में, और फिर उनके पार्थिव शरीर को लेकर लोग पटना आ गए, और किस तरीके से आरा से लेकर पटना तक तांडव होता रहा, और पुलिस मुखदर्शक बनी रही, खामोश बनी रही। आप डीजीपी थे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, पटना ने तांडव देखा, पटना ने तमाम तरीके के उपद्रव देखे। क्यों आप खामोश रह गए थे? और क्या सरकार की ओर से कोई निर्देश था कि जिन्हें जो करना है, तांडव करना है, उन्हें करने दीजिए, इसलिए आप चुप रह गए? आपकी छवि तो ऐसी नहीं थी अभ्यानंद जी। आपने एक प्रश्न किया अभी ज्ञानेश्वर जी जी कि क्या सरकार का कोई निर्देश था। जी न तो सिर्फ इस मामले में, मैं कहूँगा किसी भी क्राइम डिटेक्शन या लॉ एंड ऑर्डर के हैंडलिंग में मैंने कभी भी किसी का निर्देश नहीं लिया। किसी का निर्देश नहीं लिया है। अच्छा, एकदम मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूँ। जी जब भी मैंने कोई निर्णय लिया है तो मेरी नीति रही है, सुनते थे सबकी, जी करते थे अपनी। जी अब रही बात कि तांडव रुक नहीं सकता था क्या? जी बिल्कुल। पुलिस का जो तरीका होता है रोकने का, वो है बल। जी बिल्कुल। अगर क्राउड एजिटेटेड है, जिस कारण से भी हो, और वो वायलेंस कर रहा है, बिल्कुल जो उस दिन हुआ था, बिल्कुल। मुख्यमंत्री आवास तक लोग पहुंच गए थे, पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। जी एवरीवन नोज इट, वो तो वीडियो रिकॉर्डेड है। बिल्कुल। तो मेरे मन में ये बात थी कि अगर मैं बल इस्तेमाल करूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा। जी ये मैंने अपने आप से पूछा था। दो प्रश्न था, एक कि बल इस्तेमाल करूंगा तो होगा क्या, बिल्कुल, और दूसरा कि बल को नहीं इस्तेमाल करने का निर्णय मैं ले सकता हूं कि नहीं। जी क्योंकि ये मेरा निर्णय था एज डीजीपी, हम्म, तो इसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो भी मेरे मन में क्लियर हो गया था कि आई हैव द अथॉरिटी, बिकॉज जिस सेक्शन की मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगा वो सेक्शन पुलिस एक्ट का है, जी एंड इट हैज़ नेवर बीन यूज्ड। द सेक्शन इज डीजीपी इज द मैजिस्ट्रेट फॉर द होल स्टेट ऑफ बिहार। अच्छा, ये एक सेक्शन है जी जिसकी जो है, और सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन किसी ने ना तो ध्यान दिया और न ही इसको इस्तेमाल किया। आई यूज्ड इट। अच्छा, आई टुक माई डिसीजन कि मैं जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक लाठीचार्ज या फायरिंग नहीं होगी। आपने कह दिया? एकदम। अच्छा, हमने कहा था, हमने अपने सीनियर एसपी को कहा जी, था, और सीनियर एसपी ने ये पास ऑन कर दिया। मैजिस्ट्रेट्स का डेपुटेशन था, जी तरीके से मैजिस्ट्रेट अपनी तरफ से निर्णय ले सकता था। वो अगर बेली रोड से क्रॉस कर रहा है तो वहाँ कुछ वायलेंस हुआ तो ही इज़ द मैजिस्ट्रेट इन चार्ज, एक्स जो भी थे। बिल्कुल। बट आई टोल्ड हिम कि कम्युनिकेट कर दो कि जब तक हम वॉच कर रहे हैं, लाइव वॉच कर रहे हैं। जी बल्कि उसमें ऑडियो को हमने ऑफ कर दिया था, क्योंकि ऑडियो पर गालियाँ पड़ रही थी मुझे। बिल्कुल। मैंने सोचा कि अगर गाली सुनते रहेंगे तो मेरा माइंड क्लटर्ड हो जाएगा। जी देयरफॉर वीडियो से हम डिसीजन लेंगे। लाइव वीडियो चल रहा था जी और हमने निर्णय लिया कि नहीं, अभी मौका नहीं है। आई विल डिसाइड, मैं डिसाइड करूँगा। और हमने डिसाइड किया। यूज़ उसका क्या था कि क्या अभी जो मैं निर्णय लूँगा
वो अगले 5 वर्षों तक ये लॉ एंड ऑर्डर कंटिन्यू करेगा। एक बार अगर लाठीचार्ज वहाँ हो जाता है या फायरिंग हो जाती जी। है, किसके जो प्रोसेशन जा रहा था उस प्रोसेशन में भी इलीगल मूवमेंट्स हो रहे थे, इलीगल आर्म्स भी थे। इलीगल आर्म्स थे। ये जी। हमको मीडिया ही के लोगों से जानकारी मिली थी। बिल्कुल। तो मुझे ये क्लियर हो गया था कि अगर हम एक राउंड फायर करेंगे तो उधर से कितने राउंड फायर हो जाएंगे और कौन किसकी गोली से मरेगा ये पता नहीं चलेगा। जी। और फिर इसकी चर्चा कौन करेगा, वहाँ तो केओस हो जाएगा। उनका एक बेटा था, वो प्रोसेशन में था। बिल्कुल। क्योंकि बेटा था तो डेड बॉडी के साथ जाहिर था। तौर पर। जी। दूसरा वाला बेटा उनका नहीं आया था। आई न्यू कि अगर ये भागा वहाँ से तो हम इस डेड बॉडी का क्रीमेशन कहाँ से कराएंगे? कोई मूर्ति थोड़ी है कि हम विसर्जन करा देंगे इसका। जी। तो क्लियर था मेरा माइंड कि डेड बॉडी पायर पर चढ़ा और वहाँ से फिर सख्ती शुरू होगी। जी। क्योंकि उसके बाद तो आप डेड बॉडी को नहीं ले जा सकते। और हुआ भी वही। बट एक प्रश्न है, एज ए जर्नलिस्ट आपसे हम पूछ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिल गया है जी, बात करने का। गिव मी वन इंसिडेंट इन बिहार लास्ट 50 ईयर्स में, जी, जिसमें 8 कॉलम का कवरेज है 4-5 मेजर अखबारों में जी, अगले दिन का। जी, बिल्कुल, लीड खबर, लीड 8 कॉलम, जी, जी, पूरे, जी, सेंटर स्प्रेड जो पेज होता है उसमें केवल फोटोग्राफ्स है। उस दिन का एडिटोरियल भी नहीं था। एडिटोरियल के पेज पर भी फोटोग्राफ्स था। जी, लाइव टेलीकास्ट बाय एटलीस्ट 6 to 7 चैनल्स, सभी कर रहे थे। 7-8 ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स का लाइव टेलीकास्ट था। इसका कॉस्ट किसने बेयर किया था? इसका कॉस्ट किसने बेयर किया था? नहीं, अखबार वाले तो जो घटनाएं घटित हुई, और अगर हम कोई चीज़ बनाना चाहें जी, कि इस बना दीजिए ये न्यूज़ और 8 कॉलम का आगे का, फर्स्ट पेज 8 कॉलम, सेंटर स्प्रेड, पूरा फोटोग्राफ्स, ये सिर्फ एक ही बार हमको याद पड़ता है। जी, बहुत छोटा था मैं, क्लास 4 में, तो जवाहरलाल नेहरू जो हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका डेथ हुआ था। जी, हमको रफली याद पड़ता है कि उस लेवल का कवरेज उनके डेथ में आया था। नहीं, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी हो सकता है जी। तो, बट कांट कंपेयर द टू। नहीं, तो आप क्या इसका मतलब यह निकाल रहे हैं कि इसके पीछे भी कुछ ताकतें थी जो फंडिंग कर रही थी कि इस तरीके का प्रचार हो, दुष्प्रचार हो, बिहार में तनाव भर के, कुछ ऐसा माजरा था? हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा। जिस तरह का ये हो रहा था, जिस तरह का कवरेज हुआ है जी, ये कवरेज असाधारण है, असाधारण है, एकदम असाधारण। अच्छा, आप हालांकि उससे हमको फायदा ही हुआ है जी, क्योंकि हमको इन्वेस्टिगेशन में उससे फोटोग्राफ्स, हालांकि हमने अपनी भी टीम फॉर द फर्स्ट टाइम टीम लगवाई थी, जो वीडियोग्राफी की, पुलिस की भी टीम थी, और उसका यूज़ हमने किया था इन्वेस्टिगेशन में। डिटेक्शन हुआ जो लोग वायलेंस, मैं इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन पर आता हूं, क्योंकि बाद में तो सीबीआई को जांच सौंप दी गई। क्या आरा में उस प्रोसेसन को नहीं रोका जा सकता था? आरा में नहीं रोक सकते थे। नहीं रोक सकते थे, क्यों? हम आपको बताते हैं उसका रीज़न क्या है। जब डेथ के बाद, जब डेड बॉडी उनके घर पर आया, जी, आफ्टर द पोस्टमार्टम, जब डेड बॉडी घर पर आया, उसके बाद हमने बात शुरू की, बिल्कुल, कि कहाँ पर आप इसका क्रीमेशन करेंगे। जी, हमने पहला सजेशन दिया था कि आप अपने गांव पर कीजिए। जी, जो भी गांव का बिल्कुल, नाम खोपीरा, जी, जो नाम को याद नहीं जी, तो उन लोगों ने स्ट्रेट कहा कि नहीं, गांव में नहीं हो सकता है। विच आई टुक इट एज ए ठीक है। देन आई सेड आप बक्सर में कीजिए। बक्सर बहुत पायस जगह है, बढ़िया जगह है। वो तैयार हो गए। हमने डीएम बक्सर को फ़ोन करके कहा कि आप तैयार रहिएगा, डेड बॉडी जाएगा, करा दीजिएगा क्रीमेशन। डीएम आरा को भी हमने कहा कि एक बढ़िया कोई बड़ी गाड़ी अरेंज करा दीजिए जो लेके चला जाएगा और वहीं हो जाएगा। एग्रीड हो गया। जी,
उसके बाद मैं चला आया एसपी के ऑफिस में, हम्म, और ऑफिस में जैसे ही बैठा न्यूज़ चल रहा था क्रीमेशन होगा पटना में। अच्छा। ये न्यूज़ चैनल पर हमने देखा, हम्म, तो आई वाज शॉक्ड क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था कि बक्सर बक्सर में होगा। हमने फिर फ़ोन किया उनके बेटे को हम्म, कि आप ने अभी एग्री किया है। ही सेड ठीक है, लेकिन हम लोगों के जो रिलेटिव्स लोग हैं और वेल विशर्स Well-wishers हैं, हैं, उन जी। लोगों ने आके हम लोगों को कहा कि अंतिम दर्शन तो लोगों का होना चाहिए। हम्म, अब आई इंट्रोस्पेक्टेड कि ये हम फोर्स करें या नहीं करें। जी। आई रियलाइज कि हमको फोर्स करने का कोई लीगल ग्राउंड तो नहीं है, हम्म, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कोई अंत्येष्टि होनी है, वो कहाँ करेगा, केरला में करेगा कि तमिलनाडु में करेगा ये उनका कि क्षेत्राधिकार पटना, है। ये उनका क्षेत्राधिकार है। जी। आई कुडंट हैव फोर्स्ड, हम परसुएट कर सकते जी। थे जो हमने किया, हम्म, लेकिन उसके बाद बदल गया। तो तो आपको क्या लगता है, कई नेता वहां पहुंच गए थे, उन लोगों ने यह समझा दिया कि नहीं आपको पटना में करना चाहिए, हमने एक बात अंतिम जरूर, दर्शन? जी। एक बात हमने जरूर सुनी। जी। हमने कोई इन्वेस्टिगेशन तो इसका हम किए नहीं हम्म, थे, सुनी जरूर कि वहाँ कुछ नेता लोग गए थे हमारे, उनके घर से। जब तक मैं उनके घर पर था तो कोई नेताजी नहीं आया। बिल्कुल। मैं जब वहाँ से निकला और एसपी के ऑफिस में पहुँचा हम्म, तो कुछ नेताजी लोग गए थे। ये वही नेता थे जिनकी पार्टी की सरकार, जिनके गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही थी? आई वोंट लाइक टू कमेंट, क्योंकि हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है। वीडियोग्राफी तो आपने कराई थी, वीडियोग्राफी प्रोसेशन की प्रोसेसन की कराई थी। ये हम बात कर रहे हैं उस लेट इवनिंग की, जी। जब डेड बॉडी उनके घर पर आ चुका था पोस्टमार्टम के हत्या बाद, के दिन की बात कर रहे हैं। हत्या के दिन की। जी। अगले दिन फिर प्रोसेशन हुआ। अच्छा, जब पटना में तांडव चल रहा था, ये लोग मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ रहे थे, तो क्या नीतीश कुमार ने आपको नहीं कहा कि देखिए ये क्या हो रहा है? नीतीश कुमार ने? नहीं, जी। नेवर। नेवर। यदि ये मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ी जाती तो फिर घुसी नहीं, जाते तब? ऐसा वो उन लोगों ने किया जरूर, अपने इच्छा उन्होंने पूरी की कि जी। दौड़ना शुरू किए कनेक्टिंग रोड पर। हम्म। दैट प्लेस हैज इट्स ओन प्रोटेक्शन। आपने इन्वेस्टिगेशन की बात की, देखिए आपने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की थी, मुझे याद है आपने एसआईटी भी बनाई थी, लेकिन बाद में इसकी जांच सीबीआई को दे दी गई। क्या आपको लगता था कि यह जांच बिहार पुलिस कर सकती थी और जो कल्प्रिट्स थे उन्हें पकड़ा जा सकता था, लेकिन आपको मौका ही नहीं दिया गया? उसके पहले चाहे राजनीतिक कारण रहे, चाहे जो भी कारण रहे, यह जांच सीबीआई को, और फिर क्या हुआ पता ही है सबको। मेरा जो नेचर है इस टाइप के केस के इन्वेस्टिगेशन का, जी। वो है कि ओरल एविडेंस पर मैं रिलाई नहीं करता हूँ। वो तो आपकी पुलिसिंग ही है। पुलिसिंग है हमारे, ओरल एविडेंस पर मैं नहीं रिलाई करता हूँ। हम्म, अगर साइंटिफिक एविडेंस मुझे मिल जाता, जो मिलना शुरू हुआ था, मिलना शुरू हो गया था। जी। पहला मोबाइल के थ्रू आना शुरू। हम्म, मोबाइल में होता क्या है डंप कि डाटा, क्या बताएंगे, डंप डाटा। डेटा डंप्स। हाँ, डेटा डंप जो आप। हाँ ठीक है, बट डेटा डंप्स हमने कलेक्ट किया, जी। और उसमें चूंकि ये रेलवे स्टेशन के बगल में है हम्म, तो बहुत ज़्यादा आ गया था उसमें। बहुत ज्यादा आ गया था। जी। ये मतलब क्लियर सॉर्टिंग नहीं हो पा रहा। हम्म, देन आई टॉक टू समबडी जो थोड़ा एक्सपर्ट था इसमें। जी। उसने कहा कि लास्ट डिजिट पकड़िए, हम्म, लास्ट डिजिट 120 डिग्रीज के रेडियस में। रेडियस में आता है, जी। तो 120 120 120 पर वो पूरा सर्कल हो जाता है। जी। इसमें ये पाया गया कि जो इनका घर है हम्म, वो उस सेक्टर में नहीं है जिस सेक्टर में रेलवे स्टेशन है, अच्छा। और वहीं से पहला लीड मिलना शुरू हुआ था। अच्छा, लीड मिलना शुरू हो गया था। बट देन आई डू नॉट नो क्या मन में लोगों के आया, उन्होंने कहा कि सीबीआई को दे। उसका इनफैक्ट ट्रायल शुरू हो गया था। ट्रायल शुरू हो गया। हमने जितना इन्वेस्टिगेशन किया था जी। उसका ट्रायल, इनफैक्ट जब मैं रिटायर कर गया तो मुझे जानकारी हुई कि इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था सीबीआई का, और ट्रायल भी चल रहा था हम लोगों के चार्जशीट पर। अच्छा।
ये भी होता है? बहुत फनी सिचुएशन। फनी सिचुएशन। चलिए देखिए, आपने कहा 2000, मैंने ही कहा था 2005 के पहले और 2005 के बाद। 2005 के पहले हमने और आपने सभी ने, आप तो गया से आते भी हैं, नरसंहारों का दौर देखा है, और फिर नरसंहार कैसे रोके गए यह भी हमने आपने देखा, आपकी बड़ी भूमिका रही। लोग कहते हैं कि यदि रणबीर सेना और परमेश्वर मुखिया न होते, 2005 के पहले की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार शिथिल थी, और किस कारण से शिथिल थी यह बात समझ से परे रही है कि यदि रणबीर सेना न खड़ा होता तो, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही थी, तो यह नरसंहारों का दौर नहीं थमता। तो क्या बिहार में नरसंहारों का दौर इसलिए थम गया क्योंकि मुकाबले में रणबीर सेना भी आ गई, और इधर से हत्या होगी तो उधर से भी हत्या होगी, यह भी एक कारण रहा जिसके कारण नरसंहार बंद हुए? आई डोंट थिंक आई एग्री टू दिस। जी। इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम्म। क्योंकि सरकार फेल करे या सक्सीड करे, जी। है तो काम सरकार का। है तो काम सरकार का। इसमें, और मैं रहा हूँ पुलिस में, देखा हूँ पुलिस को, मेरे जीन्स में भी पुलिस है, जी। तो आई कैनॉट एक्सेप्ट दिस। जी। सरकार फेल कर रही थी, ये सही है। सरकार फेल कर रही थी ना, सरकार फेल कर 2005 के पहले तो सरकार। आप देखिएगा, अगर जितनी घटनाएं हुई जी। हैं वो साधारण नहीं है, और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हुई है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बिहार के हर भाग में मगध और शाहबाद में। मगध, हाँ, शाहबाद में भी कम था, जी। मगध में ज्यादा था। बिल्कुल। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि 10 साल तक लगातार एक ही क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? जी। हमने इसके कई रीजंस ढूंढने की कोशिश किए थे। हालांकि मैं एग्जीक्यूटिव एरिया में था नहीं, पुलिस हाँ, तब के तो आप किनारे लगा दिए गए थे किनारे ना। में थे हम। जी। वायरलेस ट्रेनिंग, जी। बीएमपी, उसका कोई गिला नहीं है, मौका हमको मिला समझने का। और मैंने जब समझा तो देखा कि ये पूरा धंधा इकोनॉमिक्स का था। इकोनॉमिक्स का था, बिल्कुल। जो आप अगर उस एरिया को देखेंगे जी। तो जो रेवेन्यू आता था वो बालू का था, जी। आज भी वही है, पहाड़ का था, पहाड़ का था, चिप्स था। जी। देन इस टाइप के और एक्टिविटीज दो जी। तीन थे। केंदू, जी, केंदू पत्ता, लीव्स। बिल्कुल। जी। तो ये पूरा जो द्वंद था वो इसका था कि इन सभी रेवेन्यू इश्यूज पर कंट्रोल किसका होगा। बिल्कुल। और यही, इसी के कारण ये द्वंद हो रहा था। पूरा नरसंहार का रीज़न वही था। इसको हमने नक्शे पर भी बैठा करके देखा, जी। ये पाया कि अगर आप इसको मान लें, किसी एक एरिया को डिवाइड कर दें कि ये नक्सलियों का कंट्रोल का एरिया है और ये नॉन नक्सलियों का है, जी। लाइन बन जाती थी। बिल्कुल। तो हमने कई गांव का निकाला कि ये गांव अगर नक्सली डोमिनेटेड है जी। जाति का, बट वो एकदम बीच में है जाति के हिसाब से, अगर वो नॉन नक्सल क्षेत्र के ठीक बीच में है, जी, कभी नहीं नरसंहार होगा वहाँ। अच्छा। उसको कोई खतरा है? वो नॉन कॉग है, क्योंकि हमको अगर रेवेन्यू पर कंट्रोल करना है तो हम कोशिश करेंगे कि अपना बाउंड्री को एक्सटेंड करें, बिल्कुल, साम्राज्य को बड़ा बनाएं। जी, तो बड़ा बॉर्डर पर नहीं बनता है, बीच में थोड़ा ही बड़ा बनता है। बिल्कुल। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट करके, डेटा कलेक्ट करके बैठाया, जिस समय हमारे पास कोई काम नहीं था, तो हम यही काम कर रहे थे। अच्छा सर, आपने कहा जिस वक्त आपके पास कोई काम नहीं था, या हमने कहा आप किनारे थे, 1990 से 2005 जब कानून व्यवस्था बिल्कुल ही लचर थी, लालू यादव, राबड़ी देवी का शासनकाल, क्या आपको लगता है, देखिए पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी रही जंगल राज, उस दौर में कहा गया कि बिहार में दो ही उद्योग फल फूल रहे हैं, या तो अपहरण का उद्योग या फिर तबादले का उद्योग। तो क्या लालू यादव, राबड़ी देवी की बात क्या करें क्योंकि असली राजा तो लालू यादव ही थे, लालू यादव क्राइम कंट्रोल करना नहीं चाहते थे, या फिर उनके बस की बात नहीं थी? ये तो
हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। नहीं, आप देख रहे थे ना सर, आप हम किनारे देख रहे थे जी। और आपको हम इतना एक्सप्लेन कर दे सकते हैं जी। कि अपहरण हो क्यों रहा था। हाँ, क्यों हो रहा था? वो भी इकोनॉमिक्स है और वो रैंसम के लिए नहीं हो रहा था, रैंसम के लिए नहीं हो रहा था? अच्छा, बिल्कुल नहीं। क्यों? आपको हम अपना तजुर्बा बताते जी। हैं। बेतिया अपहरण का एकदम बिल्कुल। den था जी। और हमको भेजा गया 1991 जी, 1991 में। बेतिया के हम एसपी थे। जी। तो शायद हम पहली बार बेतिया गए ही थे मेरी अच्छा। नौकरी के दौरान। हम्म 10-15 दिन हम घूमे उस डिस्ट्रिक्ट को, हम्म क्योंकि गन्ना उद्योग, बिल्कुल। अपहरण, जी। इसको जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो मैंने पाया कि ये क्रिमिनल्स जो हैं, अगर ये रैंसम के लिए कर रहे हैं हम्म तो जो पकड़ते हैं जिसको, ये साधारण टीचर्स होते हैं हम्म जो 15,000 से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे जी। आपको। तो आप कितने टीचर्स को पकड़ करके करोड़ों रुपया कमा सकते? बिल्कुल। नहीं होगा। तो फिर हमने अपने आप से पूछा कि तो ये अपहरण करते काहे के लिए हैं? इनको एक गैंग चलाने में जितना खर्च पड़ता है उससे रैंसम का पैसा भी नहीं निकलता है। जी। तो जब इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा करके समझना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि अपहरण होता है टेरर के लिए। अपहरण होता है टेरर के लिए, खौफ पैदा करने के लिए। यस, खौफ पैदा करने के लिए। और खौफ इसलिए पैदा करना है क्योंकि हमारे पास जितना भी ब्लैक मनी जनरेशन का मेथड्स है जी। वो उस पर कोई उंगली नहीं उठाए, अच्छा। उस पर हल्ला नहीं करे। बेतिया में क्या था मेथड्स? गन्ना का चालान, मैसिव पैसा है उसमें। जी। सेकंड, चिप्स, माइनिंग, इलीगल माइनिंग ऑफ जी। चिप्स। थर्ड था इंडो नेपाल बॉर्डर्स पर स्मगलिंग। और फोर्थ था प्रिस्टीन फॉरेस्ट है बेतिया का, जी, बिल्कुल। सुंदर फॉरेस्ट, बिल्कुल। उसमें इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज। अच्छा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये पूरा जो इंडस्ट्री था ब्लैक मनी का, ब्लैक मनी जनरेशन का, वो किसके हाथ में था? अपहरणकर्ताओं के हाथ में था। बिल्कुल। और वो कराते थे अपहरण, और करते थे इसलिए कि लोग इतने दहशत में रहे कि कोई इन एक्टिविटीज के बारे में हल्ला नहीं करे। और जब हमको बात ये समझ में आई, कृष्णैया, लेट कृष्णैया, बिल्कुल, उनके साथ आपने काम किया। हमने काम किया। जी, कृष्णैया जिनकी हत्या उनसे हमने, आई स्टिल रिमेम्बर, वो भी उसी दिन ज्वाइन किए थे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था बेतिया में। बेतिया। जी। और हम लोग का पहला एग्रीमेंट था कि 15 दिन तक नहीं मिलेंगे, आप भी घूमिए और हम भी घूमते, समझने की कोशिश कीजिए, हम भी घूम के समझते हैं। जी। और जब हम लोगों ने समझ लिया तब हम एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रात भर बैठे दोनों आदमी जी। और हमने पूरी बात को जो हमने समझा और जो उन्होंने समझा, एंड वी लैंडेड ऑन द सेम कंक्लूजन कि ये धंधा किडनैपिंग का है ही नहीं है, ये साइडलाइन किया जा रहा है। पूरे थीम को साइडलाइन कर दिया गया है। और तब हम लोगों ने सीधे अटैक किया ब्लैक मनी को। बिल्कुल। ये चारों जो हमने आपको बताई बात, जब अटैक किया तो देखिए कैसे सीधा हो गया। नहीं, ये तो आपने बात कही, बेतिया की बात कही, जहाँ 15,000 रुपयों के लिए भी अपहरण हो जाता था। लेकिन बाद के दिनों में देखा आपने कि पूरे बिहार में कितने बड़े बड़े अपहरण होने शुरू हुए। अश्विनी गुप्ता, डॉक्टर रमेश चंद्रा चले ही गए बिहार छोड़कर। कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, कितने डॉक्टर्स, किसलय अपहरण कांड याद होगा, जिसके बाद ही राज सत्ता बदली। अटल बिहारी वाजपेयी ने भागलपुर के ग्राउंड में किस तरीके से कहा, मुझे मेरा किसलय लौटा दो। और फिर हम यह भी देखते हैं कि जो उस जमाने में गैंगस्टर्स हुए या जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो रहे थे, जो क्रिमिनल्स थे, वो लालू यादव के सामाजिक समीकरण में या वोट के समीकरण में फिट नहीं बैठते थे। ये बाहुबली जो थे, ये सबरनी थे, फिर भी लालू यादव उनसे निपट नहीं पा रहे थे। क्या इसके पीछे लालू यादव की कोई सोची समझी रणनीति थी कि भाई ये होने दो, इसके कारण हमारा वोट जो है वह बढ़ जाएगा? जो ध्रुवीकरण हो रहा था पिछड़ा आगरा, इसका भी कोई आधार रहा? आपका जो प्रश्न है वो बॉर्डर करता है ऑन पॉलिटिकल जी थ्रेशोल्ड्स। जी।
उस पे हम नहीं कमेंट कर सकेंगे क्योंकि उस ना तो उसकी समझ है जी और न ही उसमें कोई इंटरेस्ट है। जी। अगर पुलिस के एंगल से बोलिएगा, पूछिए प्रश्न तो हम पुलिस वाला बता दे सकते नहीं, हैं। उस जमाने में भी आप जैसे पुलिस वाले थे और भी पुलिस वाले थे जिन्हें जिलों में तैनात किया जा सकता था, जो क्राइम कंट्रोल में सक्षम थे। लेकिन पटना छोड़कर, पटना में ठीक है जरूरत के हिसाब से आपने डॉक्टर अजय कुमार को रखा, राजविंदर सिंह भट्टी को रखा, और फिर जहां इमरजेंसी हुई कुछ पुलिस पदाधिकारियों को आप ले गए। लेकिन बाकी जिलों में या फिर अपराध नियंत्रण के लिए वैसे पुलिस पदाधिकारी लगाए जा रहे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि इनकी रीढ़ की हड्डी तो है ही नहीं, बस ये हैं। नहीं, इसका काउंटर तो यही है कि 1992 में या 91 में जी उसी पीरियड में हमारी पोस्टिंग बेतिया की गई। नहीं, वो की गई, वो जरूरत थी ना। आई डो नॉट नो क्यों की गई, लेकिन की गई। जी। और जब की गई तो हमने भी किडनैपिंग को जो अप्रोच किया, अभी आपको हमने डिस्कस कर दिया कि कैसे हमने अप्रोच किया था उसको। दैट वाज अ प्रोफेशनल अप्रोच। बिल्कुल। लेकिन सर बाकी बिहार के जो बाकी हिस्से थे, आपने देखा क्या हुआ मुजफ्फरपुर में, आपने देखा दरभंगा में कि कहां कहां कितने ऑर्गेनाइज गैंग्स किस तरीके से बढ़े और किस तरीके का आतंक। क्यों पटना हाईकोर्ट को जंगल राज कहना पड़ा था? क्योंकि पुलिसिंग ही कमजोर हो गई थी। आप जहां रहे वहां आपने ठीक किया, लेकिन उसी दौर में आप किनारे भी बाद में लगाए गए कि भाई आप वायरलेस में बैठ जाओ, आप ट्रेनिंग में बैठ जाओ, आप मेन लाइन में नहीं रखे गए। सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर थी क्या? अपनी बात तो हम आपको बता सकते हैं। जी बिल्कुल। जिन्होंने पोस्टिंग हमारी की उनकी बात हम नहीं बता सकते। मेरी बात यह है कि आप जैसे आपने वायरलेस का नाम लिया, मेरी भी पोस्टिंग हुई वायरलेस में। अनडिसाइडेडली वायरलेस इज वन ऑफ द शंट पोस्टिंग, बिल्कुल मोस्ट शंट। जी बिल्कुल। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि अरे मैं तो फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, हम तो इसको समझ सकते हैं। वर्ड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ये सब चीज़ हम समझ सकते हैं। तो हमने वहाँ अपना काम शुरू कर दिया। और आपको मैं बताऊं, बड़ी बड़ी चीज़ें की हमने, एक पैसा भी नहीं लगाया है। एक पैसा भी नहीं लगाया? एक पैसा नहीं। जो चीज़ें थी मेरे पास, फॉर एग्जांपल आप वायरलेस का भी उस समय तो देखे होइएगा। बिल्कुल देखा था। एक डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रीक्वेंसी होता था, तो एक डिस्ट्रिक्ट के एक थाने से टाइमिंग होती थी, वो 2-2 घंटे पर कॉल आता था इसका। हमने बिष्टुपुर जमशेदपुर के मोबाइल को, मोबाइल मतलब ये अभी वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल को कोतवाली पटना के मोबाइल से डायरेक्टली VHF सेट से बात करा दिया। मतलब अच्छा, डायरेक्ट कॉल किया जमशेदपुर, और जमशेदपुर के लोगों ने रेस्पॉन्ड किया मोबाइल पर। और हमने DG को कहा कि आप बैठिए, आपको हम कान में लगा देते हैं, आप सुन सकते हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं। और वो हुआ। खैर चलिए सर, आप इस पर मतलब विशेष नहीं करना चाहते, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस दौर में कभी लालू यादव ने आपको बुलाकर पूछा कि अभ्यानंद जी ये स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, जो आपकी एक्सपर्टी है, उसके बारे में कभी राय उन्होंने ली? नहीं, लालू यादव से कभी मुलाकात आपकी नहीं हुई? मुलाकात कम होती थी, लेकिन वो अब जैसे मैं वायरलेस में था जी, तो कोई मीटिंग हो रही थी तो हमको खबर लगी कि मीटिंग हो रही है, चले जाइए, तो चले गए। जो जवाब देना था वायरलेस के बारे में हमने दे दिया, लेकिन कभी क्राइम के बारे में नहीं बात। क्राइम के बारे में कभी नहीं पूछा। चलिए अब आते हैं 2005 में। देखिए राज सत्ता बदल गई और इसके बाद नीतीश कुमार ने सबसे पहले कहा शांत बिहार, जो जंगल राज का तगमा था इसे हटाना है। और कुछ लोगों पर भरोसा किया गया जिनके जिम्मे यह काम सौंपा गया, उसमें एक आप अभ्यानंद भी थे, और बड़ी जिम्मेवारी। और पहले दिन से ही यह लगने लगा कि अब वैसा बिहार नहीं रहेगा जैसा पहले था। थानों में जो पहले दूसरों का दबदबा था, या यूं कहें कि जो कानून से परे चीजें हो रही थी, उसे एक रात में खत्म किया गया। क्या किया? कौन सी जादू की छड़ी आप लोगों ने चलाई जिसके कारण 2005 से 2010 का जो एरा है वह गोल्डन एरा कहा जाने लगा, और कहा गया कि देखिए जंगल राज नहीं, अब बिहारी गाली नहीं है, अब बिहार है। और बिहार में थानों में सुनवाई होने लगी,
और अपराध को अपराध की तरह देखा जाने लगा, अपराधी को अपराधी की तरह देखा जाने लगा। यह भूल गया लोग कि भाई अपराधी की जाति क्या है। क्या किया आप लोगों ने, कौन सी कोशिशें की जिसका सबसे ज्यादा असर हुआ, जिससे बिहार बदला? एक बात आपको ज्ञानेश्वर जी बताएं, आपने नेचर के बारे में। जी मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल आप एक प्रॉब्लम पर चलते हैं, दूसरा आ जाता है। जी तो जो सॉल्यूशंस मैंने अपनी लाइफ में, नॉट ओनली क्राइम, जी जब कोई दूसरे प्रॉब्लम के बारे में भी हम्म। सोचा है, तो मैंने कोई प्लान कभी नहीं बनाया। अच्छा, प्लान कभी नहीं बनाया जी। आज तक मैंने प्लान नहीं बनाया है। फ्लैश में आइडियाज आता है। अच्छा, ये मेरा अपना नेचर है। बिल्कुल फ्लैश में आएगा। जैसे मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा कि कुछ हो सकता है क्या। जब नीतीश कुमार ने शपथ ली, इसके बाद आपको बुलाया गया? पहली बार जब मुख्यमंत्री बने जी, तो उन्होंने बुला के पूछा हमसे कि कुछ हो सकता है। अच्छा, वो भी निराश थे? तो रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर आप प्रॉमिस कर दिए हैं जनता को इलेक्शन के दौरान जी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और लोगों ने वोट भी दिया उसके बिल्कुल, तो आपको बुलाया गया? तो हाँ, आप कहाँ थे पदस्थापित तब? याद नहीं पड़े, एडीजी स्पेशल ब्रांच होंगे या जी ऐसे ही कुछ था। बिल्कुल। तो नीतीश जी का फोन आता है, आप बुलाए जाते हैं? बुलाया उन्होंने, जी क्या कर सकते हैं, कोई रास्ता है? जी। तो हमने कहा हाँ, रास्ता तो है। अच्छा, आपने कहा रास्ता तो है। तो एक उनका सेंटेंस था कि पुलिस का रुतबा बहाल कर दीजिए। इकबाल रुतबा वर्ड यूज किए थे या इकबाल, हमको याद नहीं है, बट वन ऑफ द टू। जी बिल्कुल, मीनिंग दोनों का जी एक बिल्कुल ही एक ही है। तो ठीक हो जाएगा। तो हम अपने प्रकृति के अनुसार हमने कहा कि सर, पुलिस का रुतबा और वर्दी की गुंडागर्दी में बहुत अंतर नहीं होता है। अच्छा, आपने कहा कि पुलिस का रुतबा और पुलिस की गुंडागर्दी में बहुत अंतर नहीं होता। वर्दी की गुंडागर्दी जी में अंतर नहीं होता है। जी। तो क्या करना होगा? हमने कहा सर, एक नीति है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और अगर वो नीति मान लीजिएगा तो काम हो जाएगा जी। क्या है नीति? एक छोटा सा वाक्य है, जो होगा कानून से होगा और कानून के बाहर कुछ नहीं होगा। जो होगा कानून से होगा, कानून के बाहर कुछ नहीं होगा जी। हमने ये भी ऑफर किया था कि अगर हमसे आपको लगे कि हम कानून के बाहर कुछ कर रहे हैं तो बुला के बोल दीजिएगा कि आप भी कानून के बाहर जा रहे हैं, आई विल विड्रॉ। बट कानून के बाहर आप नहीं कुछ कर सकते हैं। मतलब आप फालतू की गोलियां नहीं चला सकते हैं। कानून के अंदर में, कानून का जो दायरा है उसके अंदर में कैसे स्टेप्स लिया जाएगा, वो भी स्टेप कोई घिसा पिटा नहीं होता है। आप घिसा पिटा स्टेप से चलिएगा तो हो सकता है कुछ भी नहीं निकले। कानून के अंदर में कैसे कार्रवाई होगी, ये मेरी उपज होगी माथे की। अच्छा, ये आपने कहा जी। आई नो हाउ टू गो अबाउट इट, और वो समय टाइम टू टाइम चेंज करेगा जी। प्रॉब्लम बदलेगा तो कानून का प्रोसेस भी बदलेगा, थिंकिंग भी बदलेगा जी। लेकिन नियम वही रहेगा, फ्रेमवर्क वही रहेगा। इस फ्रेमवर्क के बाहर नहीं आ सकते। तो समहाउ हमको लगा कि क्लैरिटी नहीं हो रही। तो क्या कि आपको हमसे क्या चीज़ की जरूरत है जी। As head of legislature, I can give you laws. As head of executive, I can give you money. तो हमने कहा सर, फिलहाल तो दोनों में किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, न लॉ की जरूरत है न मनी की जरूरत है। लॉ की कमी है ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल। अगर आप किताबों को रख दीजिए, तो पार्लियामेंट से पास किया हुआ और असेंबली से पास किया हुआ है, तो थोक के भाव से किताब, हाँ, पूरे रूम भर जाएंगे। रूम भर जाएगा जी। आप इसको गौर से अगर देखिएगा जी, तो मान लीजिए एक अक्यूज्ड है, उस अक्यूज्ड को डिफेंड एक लॉयर कर रहा है और अटैक एक प्रोसिक्यूशन कर रहा है। बिल्कुल।
दोनों एक ही किताब का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसमें कहाँ से? ऐसा नहीं है कि जो अस्त्र डिफेंस लॉयर यूज करता है वो अलग है और जी, जो बिल्कुल। प्रोसिक्यूटर, बिल्कुल। तो ये कितनी महान चीज है हम्म। कि एक ही कानून के किताब को दोनों इस्तेमाल करते हैं जी, और एक आदमी डिफेंड कर ले जाता है और आप नहीं उसको बिल्कुल। हिट कर पाते हैं। हम्म। हमने यही कहा कि सर वो कैसे अटैक होगा हम्म। ये छोड़ दीजिए हमारे अच्छा, ऊपर। मतलब एक आम धारणा तो आपने खत्म कर दी ना कि देखिए क्राइम कंट्रोल करना है, तुरंत जवाब देना है, तुरंत नियंत्रण करना है, तो 5-10 मुठभेड़ कर दो, चाहे जैसे भी कर दो, बस शांति हो गई। लेकिन आपने लंबा रास्ता, कानून के भीतर का रास्ता चुनने का फैसला किया। आपने जो अभी वर्ड इस्तेमाल किया ना, लंबा रास्ता, जी। अगले दिन पीके शाही थे एडवोकेट जनरल, जी। उन्होंने हमको फोन किया कि आपकी कुछ बात हुई है क्या? अच्छा। हाँ बात तो हुई है। हम्म। तो थोड़ा उनको हैरत हो रहा था कि पैसा, आज पैसा के बारे में उन्होंने कहा कि एज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव आई कैन बिल्कुल। गिव यू मनी। वो उन्होंने कहा हमने कहा कि सर कोई नल नाला पुलिया थोड़े बनाना है कि पैसा चाहिए। पैसा की जी। जरूरत होगी। दरोगा है ही है, मजिस्ट्रेट है ही है, जज है ही है, तो सिर्फ कागज डायरी वायरी लिखनी है, हो जाएगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था कि बिना पैसा बिना लॉ के क्या कर लेंगे? कैसे कर लेंगे। जी। यहीं पर इसकी जरूरत होती है। यहीं पर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स काम आता है। सही बात है। जी। तो उनको भी हमने यही कहा, तो हम पूछे उनसे एडवोकेट जनरल से कि तो आप क्या बोले? तो कहे कि हम तो बोले कि आपका हींग हल्दी लग ही नहीं रहा है कुछ, तो जो कह रहे तो कर दीजिए। जो कर रहे हैं उसको कर छोड़ दीजिए, करने दीजिए। जी। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। कुछ देखा जाएगा। और फिर हुआ वही तो क्या आपने पहला काम क्या किया सर? स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल। ये तो आपने नालंदा से ही शुरुआत कर दी थी। एक केस हमने किया था नालंदा में, जब आप SP थे। नालंदा में। हाँ। और वो पहली बार वही हमने कहा ना कि फ्लैश में आया था। जी। हमको ज्वाइन किए हुए 3 दिन हुआ था। जी। मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, जो SP लोग नॉर्मली बिल्कुल। करते रहते हैं। थानेदार लोकल जो था बिहार शरीफ का, जी। उसका फोन आया कि सर एक दादागिरी का मर्डर हो गया है, आदमी ऑलमोस्ट डेड है, हम लेके आए हैं अस्पताल में, तो सोचा कि आपको सूचना कर दें। तो हम बोले कि आज रुक जाओ, हम मैं आता हूँ। आते हैं। वहाँ गए तो आदमी ऑलमोस्ट डेड था। जी। गैस कर रहा था। उसका डाइंग डिक्लेरेशन थानेदार ने रिकॉर्ड किया था। उसमें अच्छा। एक आदमी का नाम आया हुआ था कि किसने गोली मारी है उसको। तो हमने कहा कि तुम जाके थाना में FIR कर लो और FIR लेके अपने आओ CGM के यहाँ। हम चल रहे हैं CGM के पास। आप अच्छा, कि हम FIR लेके, सॉरी, आप बिना FIR के CGM के यहाँ पहुंच गए? FIR के CGM के यहाँ पहुंच गए जी। घटना स्थल नहीं गए, पहले CGM के यहाँ। अच्छा। हाँ, जो बहुत अनयूजुअल है। हाँ, अपराधी की तलाश करने के लिए आप छापामारी करने को पहले नहीं गए, पहले CGM के यहाँ पहुंच गए। जी। तो CGM साहब अपने इजलास पर थे। जी। हमने उनसे, हमको इशारा किया कि आप चेंबर में चले जाइए। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम चले गए चेंबर में। तुरंत आए इजलास छोड़ के, बोले कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, आप एकदम घबराए हुए हैं। कि हाँ इस तरह का प्रॉब्लम है। तो बोले तो आप हमसे क्या चाहते हैं इसमें? जी। हाँ, उनके लिए भी बिल्कुल। उनके लिए था कि जी। क्या हम हाँ। अभी क्या करने, हाँ, अभी हम क्या करेंगे? हाँ, हमको जब्ती कुर्की चाहिए। आपने सीधे करिए कुर्की सीधे। जब्ती? अच्छा, कोई गिरफ्तारी तो का बोले वारंट नहीं और ये कुछ नहीं, वो हाँ। अरे FIR ही नहीं पहुंचा था। हाँ। तो उन्होंने जैसे ही बताया, हम कहा कि आप ऐसा कीजिए ना, पेपर रेडी कीजिए, मेरा FIR पहुंच रहा है। अच्छा। 15 मिनट में पहुंच जाएगा। जो हमसे एफिडेविट कहिएगा हम लिख देते हैं, बट हमको जब्ती कुर्की दे दीजिए। बिना उस जब्ती कुर्की के साथ ही हम जाएंगे घटना स्थल पर। ये कानूनी प्रावधान है क्या सर? सीधे आप कुर्की जब्ती? एक है, इफ देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट कि वो प्रॉपर्टी अपना हटा रहा है। अच्छा, तो कमजोर कड़ी को आपने जी। हाँ, हमने कहा कि जो एफिडेविट आप हमसे कहिएगा हम कर देंगे। जी। क्राइसिस में यूज किया जाता है, बिल्कुल। हर समय आप नहीं यूज कर जी। सकते। तो फिर क्या हुआ सर? आपने सीधा हम ले करके तब पहुंचे घटना स्थल पर। और उसके बाद हमने कहा कि निकालिए अक्यूज्ड को, कहाँ है। अच्छा, उसके घर पहुंचे जो आरोपी था। जी।
एंड देन इट केम आउट ये नहीं कैसे नहीं अभी तैयार नहीं है हम कहते तब जब्ती गुड़ की करेंगे अभी ये तो समझ से परे था किसी इनको का अनुमान। समझ के परे हाँ, था अनुमान लोग से परे कि कैसे तुरंत कर लीजिएगा बिल्कुल ले आए बिल्कुल हैं उसको निकाल के दिखा दिया तुरंत सरेंडर किया तुरंत सरेंडर कर दिया। एक थप्पड़ नहीं हमने मारने दिया डायरी लिखी गई पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैठे वहाँ हाँ, एक दिन का गैप था शायद छुट्टी थी अगले दिन उसको प्रोड्यूस किया गया विथ केस डायरीज विथ चार्जशीट जी विथ पुलिस पेपर सब रिसीव करवा दिए हम लोग की तरफ से रिक्वेस्ट था कि इसका ट्रायल स्टार्ट किया जाए जी कॉग्निजेंस लिया जाए इसको कमिट किया जाए ये हम लोगों का पिटीशन था और उसका पिटीशन ऑब्वियसली बेल का था। हाँ बिल्कुल। तो ये दोनों सीजीएम ने कहा था कोर्ट पर कि हम पहली बार अपने लाइफ में देख रहे हैं कि एक्यूज फॉरवर्ड हो रहा है विथ ए रिक्वेस्ट फॉर ट्रायल जी और ट्रायल तो और जो दूसरा वाला पार्ट होता है उनकी तरफ से कि हमको वो बेल दे दीजिए। बिल्कुल। तो ये दोनों पिटीशन एक साथ फाइल हो रहा है जी और अभी 48 घंटा नहीं हुआ है और ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट आ गया है। हाँ ये तो बिल्कुल इतिहास और हुआ ट्रायल जी और कन्विक्शन हो गया तुरंत सजा हुई तुरंत सजा हो गई। तो उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम हाँ जब 48 घंटे में आप सजा करा देंगे तो आपके भीतर यह बात आ गई कि स्पीडी ट्रायल और आपने कहा कि स्पीडी ट्रायल से ये भी सीखा हमने ज्ञानेश्वर जी सीबीआई में रह के सीबीआई में रहकर ट्रायल को सीखने का मौका हमको सीबीआई में मिला। अच्छा बहुत यंग एज में सीबीआई एसपी रांची रहे तो जी कैसे ट्रायल करा जाता है उसका न्यूएंसेस क्या है पीपी को कैसे हैंडल किया जाता है डिफेंस क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है ये सब हमने लेकिन आजकल तो सर सीबीआई भी फिसड्डी हो जा रही है हम तमाम केसेस देख रहे हैं कि सबसे कमी जो स्टेट पुलिस में आ रही है जी वो है आपके आईपीएस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट नहीं जो करते ट्रायल जो लोग यंग हैं ट्रेनिंग में हैं 1 साल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में हैं उनको एटलीस्ट 2 केसेस इन्वेस्टिगेट करके और जाके कोर्ट में गवाही देनी चाहिए साल में नहीं भी दें अगर, जी तो कम से कम आप ट्रेनिंग के दौरान तो देंगे। बिल्कुल वो लिखा हुआ है कि आपको 2 केस कम से कम इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये लोग ट्रायल में एज ए विटनेस अपीयर नहीं होते हैं तो कभी भी ट्रायल का जो न्यूएंसेस है वो उनको समझ में नहीं आता है। जो एसपी कभी फेस नहीं किया है ट्राइंग कोर्ट को बिल्कुल एज ए विटनेस कटघरे में खड़ा होकर के एज ए विटनेस उसको कभी भी ट्रायल का हिसाब समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए आईपीएस ये नहीं करें तो आपने यह फैसला किया कि स्पीडी ट्रायल शुरू कराएंगे और मुझे जहाँ तक स्मरण है आपने सबसे पहले चुना कि जो आर्म्स एक्ट के केसेस हैं एग्जैक्टली हाँ वहाँ तो हम सीधे तौर पर इसकी प्रक्रिया पूरे बिहार में जब शुरू हुई तो क्या रिस्पांस मिला क्या रिएक्शंस था और इसका फलाफल क्या देखने को प्राप्त हुआ? पहला तो रिएक्शन था कि हम लोगों का काम कहाँ है क्यों डीजी हम लोगों से गए अच्छा एडीजी हेडक्वार्टर क्यों कराना चाहते अच्छा क्योंकि पुलिस के बारे में आप सीनियर ऑफिसर से बात कीजिएगा तो लोग कहेंगे कि मेरा काम है अक्यूज पकड़ो चार्जशीट करो और भूल जाओ। हाँ भूल जाओ हमने कर दिया चार्जशीट उसके बाद क्या हुआ हमको क्या पता मेरा भी ट्रांसफर हो गया हम नहीं जानते हैं जी। तो ये चीज़ हमने बंद करने की कोशिश की कि नहीं ये आपका रोल है। रोल आप ट्रायल नहीं कराइएगा लेकिन आप ट्रायल को सपोर्ट तो कीजिएगा बिल्कुल गवाह तो आप प्रोड्यूस कीजिएगा डे टू डे जानिएगा तो कि क्या गवाही हो रही है। आपका हालत ये हो गई थी ज्ञानेश्वर जी कि जो एक गवाह होता है जो आईओ होता है बिल्कुल वो आईओ भी नहीं जाता है गवाही देने इसलिए कि उसको पता ही नहीं है कि कहाँ वो मुंगेर में था ट्रांसफ़र हो करके चला गया मधुबनी अब डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइंग कोर्ट है वो खोजे चल रहा है कि राम सिंह वल श्याम सिंह जो आईओ थे वो कहाँ है वो अभी कहाँ है। तो हाईकोर्ट के जजेस परेशान हो गए थे। एक बार एक केस में हमको हाईकोर्ट में बुलाया गया था जी तो झाड़ पड़ने लगी। अच्छा डू यू नो वेयर योर आईओज आर? हमने कहा नो।
कैन यू फाइंड आउट? आई सेड यस। आप थोड़ी मदद कर दीजिए तो हमको कर आसानी हो जाएगी। जी तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स NIC होता है, बिल्कुल। NIC डेटा कलेक्ट करता है। हम्म। हमने उसको अप्रोच किया था कि मेरे लिए भी आप iOS का डेटा हम आपको देंगे, आप उसका एक सॉफ्टवेयर बना जी दीजिए तो हमको आइडिया हो जाएगा। हम्म ही सेड, जी वो उसके चीफ से बोले कि हम लोग इसमें लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर क्राइम से रिलेटेड कुछ भी आप नहीं कीजिएगा, डेवलपमेंट का आपको करना है। अच्छा तो हमने हाई कोर्ट जजेस को कहा कि सर आप ऑर्डर कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए डायरेक्ट कर दीजिए जी, तो हम करा लेंगे। जी। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उन्होंने ऑर्डर किया। अच्छा NIC को? हाँ, अच्छा 2 जजेस से। हाँ। और ये आई कैन टेल यू कि हाई कोर्ट ने इतना सपोर्ट किया था मेरे स्पीडी ट्रायल के प्रोसेस में, गजब का सपोर्ट था हाई कोर्ट का। साधारण तरीके से वो नहीं साधारण हुआ। तरीके से आप ऐसे ही चिट्ठी लिखिएगा तो थोड़ा ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उन्होंने किया, सॉफ्टवेयर हमने बनाया NIC के माध्यम से, 1 पैसा नहीं लगा। उसकी ट्रेनिंग हमने दिलवाई, एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में, हाई कोर्ट के ठीक बगल में है। जी लंच में यू वोंट बिलीव इट, 2 जज लोग आते थे। अच्छा लंच के दौरान वहाँ बैठते थे देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है। अच्छा एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस वुड फाइंड आउट, बैठे बैठे अपने चेम्बर से, कंप्यूटर लगा हुआ है, आप चेक कर लीजिए, साइट को अप्रोच कीजिए और नाम डालिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पोस्टेड है। उस समय ये भी प्रॉब्लम था कि झारखंड में भी लोग थे, बिल्कुल। तो झारखंड से भी हमने डेटा कलेक्ट किया था। इस हद तक आई हैड टू गो इन। आपने कहा कि आर्म्स एक्ट में तो किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है, और फिर आर्म्स एक्ट में जिस तेजी से सजा शुरू हुई वो तो मिसाल ही बन गया। किसी गवाह की जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्टली सही नहीं है जी। सीजर विटनेसेस की जरूरत नहीं है, वो सीजर सिर्फ आर्म्स एक्ट की नहीं, किसी में भी। अच्छा। जो CRPC है उसमें कहता है कि द सीजर विटनेसेस नीड नॉट बी साइटेड एज चार्जशीट विटनेसेस। अच्छा ये है CRPC में, तो इसको हमने यूज किया। अनलेस एंड अनटिल द कोर्ट डिसाइड्स टू कॉल देम। कोर्ट को अगर डाउटफुल लगेगा तो वो बुला लेगा, लेकिन अगर नहीं बुला रहा तो आपको चार्जशीट विटनेस के रूप में उसको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो ये 2 विटनेस हमारे घट गए, चार्जशीट के विटनेस नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद ट्रायल कराइए। तो एक गवाह हो गया IO, एक गवाह कंप्लेनेंट हो गया, एक गवाह सार्जेंट मेजर हो गए, और एक DM साहब को जो का सिग्नेचर वेरीफाई कर देता है जी कि सैंक्शन DM ने दिया है। हो गया, 4 गवाह हो गए। तो आजकल तो देख रहे हैं, आपने देखा ही है बेअनंत सिंह वाले मसले में कि जब्ती कब हुई और जो एग्जिबिट हुआ उसमें बाद के 15 दिनों का अखबार लग गया। इस तरीके की भूल भी होती है और इसी कारण अब भूल होती है कि क्या होती है हम नहीं जानते हैं। चलिए लेकिन आपने जो दूसरी कार्रवाई की और जिसका असर दिखा, बेल कैंसिलेशन, ये एक कठिन प्रक्रिया थी, क्योंकि आपका तो विश्वास पहले से ही नहीं रहा कि फालतू की गोली चलाओ, फर्जी मुठभेड़ों में मारो, क्योंकि मैं आगे आऊंगा कि योगी आदित्यनाथ के मॉडल को आप किस रूप में मानते हैं। तो बेल कैंसिलेशन यह तो बहुत कठिन प्रक्रिया थी, और हाई कोर्ट में लड़ाई भी बहुत तीखी थी, क्योंकि जिस जज साहब ने जमानत दी है उन्हें ही जमानत फिर से रद्द करनी थी, और पुलिस वाले पहली बार इस तरीके की याचिका लेकर हाजिर हो रहे थे। मुझे पता है हाई कोर्ट भी आपसे नाराज हो गया था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं ऐसी याचिकाओं को वापस नहीं लूंगा, आपको फैसला लिखना होगा। क्या हुआ था ये? 2012 का पीरियड था जिसमें सडन स्पर्ट हुआ क्राइम में। जी। बहुत तेजी से क्राइम बढ़ा था, इन अ वेरी शॉर्ट वाइल, नोटिसेबल हो गया था। जी। तो हमसे पूछा गया, मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आपको नहीं लगता है कि क्राइम बढ़ा है इधर? आई सेड हाँ बढ़ा है। तो ये आस्क्ड मी कि इसका रीज़न क्या है। हमने कहा कि आप स्टेक होल्डर्स जितने हैं उनको बुला लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, सबका अपना अपना व्यू होगा। बिल्कुल। तो सब लोग आए, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल, सब लोग थे। जी। जब हमसे पूछा गया, सब लोगों ने वही टिपिकल जो होता है, पेट्रोलिंग बढ़ाइए और यही सब। तो हमने कहा कि सर हमने एग्जामिन किया है इसको, जो भी नए नए क्राइम्स हुए हैं और जो पकड़े भी गए हैं
उनमें कॉमन एलिमेंट ये है कि ये सभी कन्विक्टेड हैं बाय द लोअर कोर्ट। हम्म। अपील इन लोगों ने फाइल कर दी है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में, जी और तब वहाँ से इनको पेंडिंग अपील बेल मिल गया है। जी। ये प्रोविज़न है। और ये ऑर्गेनाइज गैंगस्टर्स हैं। हाँ, जी। तो जब ये हमने कहा तो पूछा गया कि आपका सजेशन क्या है। हमने कहा बेल कैंसिलेशन कराइए। बेल कैंसिलेशन कराइए। लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत जटिल है, होता नहीं है। लेकिन एक साथ इसके लिए एक थोड़ा एडवोकेट जनरल के ऑफिस का भी प्रोसेस को मॉडिफाई करना पड़ा था। मेरे रिक्वेस्ट पर हुआ। जी। मुख्यमंत्री जी ने एडवोकेट जनरल को कहा कि इस प्रोसेस को आप मॉडिफाई कर दीजिए, डीजी अगर चाह रहे हैं तो कर दीजिए इसको, एक नई व्यवस्था शुरू होगी। और ये किया गया। शुरुआती उस हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक एपीपी के साथ अटैच कर दिया गया। जी। तो मधुबनी के लिए ये रहेंगे, झंझार दूसरे जिला के लिए ये रहेंगे, और 1-to-1 रिलेशन। तो एसपी और एडवोकेट जनरल के ऑफिस के एडवोकेट के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। जी। 1-to-1। एंड गलोर इतना पिटिशंस फाइल हुआ शुरू में, एक महीने के अंदर में हमको लगता है 100 से ज़्यादा पिटिशन फाइल। अच्छा। इनफैक्ट इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। आई वॉज कॉल्ड बाय द चीफ जस्टिस। अच्छा जी। कहा कि हम बेल से परेशान हैं, हाँ। और आप ऊपर से बेल कैंसिलेशन किया फाइल कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा तो लोड बढ़ गया। हमने कहा मैडम अगर लीगली हमारा कोई फॉल्ट है तो हमको बता दीजिए, हम सब विड्रॉ कर लेंगे। जी। तो उन्होंने कहा नहीं, लीगली तो फॉल्ट नहीं है। तो हम कहे तो हमको करने दीजिए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, डेटा ला देंगे, आर्ग्यूमेंट बढ़िया करवा देंगे। लेकिन जो आपने कहा कि जिनका ऑर्डर था उन्हीं को पास करना था। मैं तीखी बाज की कहानियां सुनता रहता था उस दौर में। तो करीब 1 महीने में एक बार हम जाते थे अपने एडवोकेट लोगों से मीटिंग करने। तो एजी के चेम्बर में ही वो मीटिंग हम कर लेते थे, या बगल के चेम्बर में। जी। बट एज डीजीपी उन लोगों की भी मीटिंग हमने बुला करके की है कि हमको डेवलपमेंट बताइए क्या हो रहा है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि एकदम सर सब लोग खफा हैं, विड्रॉ कीजिए। हमने कहा विड्रॉ तो नहीं होगा। विड्रॉ तो नहीं होगा। एंड हुआ, कैंसिलेशन हुआ। 70% भी अगर हम सक्सीड किए उसमें जी, तो इम्पैक्ट तो पड़ गया। लोगों को मालूम हो गया कि हुआ बेल भी कैंसिल होता है। और उसके बाद तो फिर जमानत बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उसके बाद मुश्किल है, उसके बाद आप नहीं, उसके बाद तो जमानत आप ले नहीं सकते हैं। तो बेल कैंसिलेशन एज ए वेपन फॉर क्राइम कंट्रोल, जी ये बहुत जबरदस्त वेपन था। और ये भी फ्लैश में ही आया था आइडिया। बिल्कुल। प्रोविजंस है, सब चीज़ का प्रोविजन है ज्ञानेश्वर जी, लेकिन उसको लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो जब क्राइसिस आता है तो सोचना पड़ेगा, जो हमने शुरू में कहा था कि कैसे जो होगा ये यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर देखिए, आप डीजीपी बने और नीतीश कुमार का इतना भरोसा आप पर रहा, और नीतीश कुमार चाहते थे कि आप डीजीपी के लिए जो बंगला है उसमें आप रहें, लेकिन आपने जो बंगला अलॉट हुआ हार्डिंग रोड में पटना में, आपने कहा मैं वहां नहीं रहूंगा। क्यों, आपकी क्या नाराजगी थी? आप वहां रहते तो ज्यादा बेहतर तरीके से और भी अच्छा कर सकते थे, सुविधाएं तो थी ही। बंगला लेने से आपने मना कर दिया। ये नाराजगी का इशू नहीं है जी। ये इशू है कि मेरे पिताजी ने एक मकान बना दिया था जी, जिसमें आज भी आप रहते हैं। आज हम नहीं अच्छा रहते। जी, बिल्कुल। वो पुश्तैनी मकान है, सभी भाई बहन का बिल्कुल उसमें हिस्सा जी है। जी। तो मैं वहाँ रह रहा था। उस समय मेरे पिताजी अलाइव नहीं थे, लेकिन मेरी माँ अलाइव थी, और हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते थे। माँ को छोड़कर नहीं जा सकते थे। जी। क्योंकि हमको याद है हम लेट भी आते थे तो जगी रहती थी। अच्छा, इंतजार करती थी। जी हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे और वो ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। जी। वो जगी रहती थी। उनको मालूम हो जाता था कि अब आ गया है, तब सोने जाती तब वो सोने जाती थी। जी। तो ये चीज़, और वो मेरे साथ वहाँ जाती नहीं कभी। आपके साथ जाती नहीं। जी। इसलिए आपने बंगला लेने से, कई लोगों ने कहा कि आप हाउस रेंट। हाँ,
उसका एक इम्प्लीकेशन था, हालांकि जब हमने कहा उनको कि सर हम नहीं जाएंगे जी। वहाँ, उसके बाद एक चिट्ठी आई कि आपको अलॉट किया जाता है। जी। तो थोड़ा हम अचरज में थे कि जब एक बार डिस्कस हो गया है कि नहीं लेंगे तो फिर ये क्यों चिट्ठी आ रही है। बिल्कुल। तो एक अंदर से सही या गलत एक फीलिंग हो गई कि कहीं ये एलिगेशन तो नहीं लगाना, लोग चाहते हैं कि एचआरए के हाउस लिए। एचआरए लेने के जी लिए ही बिल्कुल। नहीं। हाँ। हमें ये कि छोड़ो, एक चिट्ठी हमने लिख दी एडवोकेट इनको, अकाउंटेंट जनरल को, कि आप मेरा एचआरए काट दीजिए पे स्लिप से इस डेट से। अच्छा, हम आज छोड़ हमको ही देते चिट्ठी हैं। मिल गई है तो हम नहीं लेंगे एचआरए, लेकिन हम घर में नहीं जाएंगे, घर पे नहीं जाएंगे, सरकारी मकान में नहीं जाएंगे। सरकारी मकान में नहीं गए। लेकिन सर देखिए, नीतीश कुमार का इतना भरोसा आप पर रहा, आप उनके साथ काम करते रहे, लेकिन जब नीतीश कुमार संकट में फंसे, 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए, अकेले चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी से अलग हो चुके थे, और उन्हें लगा कि मेरे नेतृत्व में बिहार ने आस्था व्यक्त नहीं की है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नए मुख्यमंत्री का निर्वाचन मतलब चयन करना था, जीतन राम मांझी बाद में बने, 2-3 दिनों का वक्त लगा था। इसी बीच में आपने यह फैसला कर लिया कि मुझे डीजीपी नहीं रहना है। क्यों फैसला आपने किया और क्या जरूरत आ गई थी? और आपने नीतीश कुमार को जाकर कहा भी कि मुझे मुक्त कर दीजिए। इस बात पर वे थोड़े नाराज भी हो गए थे कि मैं अभी संकट में हूं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका पर्टिनेंट है। जी जो जवाब मैंने दिया था जी। वो आपको वो इतना ही जवाब दे दूंगा, और संभवतः हमने अपनी किताब में भी लिखा है। हमने उनको जाके कहा कि सर ये आपका पॉलिटिकल डिसीजन है, जो परिस्थिति आपकी है जी। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ एज डीजीपी काम कर रहा हूँ। ये निर्णय जो आपने लिया है ये आपका निर्णय है, इस्तीफा देने का, इस्तीफा देने का, जी। जो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इससे न मैं उसमें कोई आपकी मदद कर सकता हूँ, न कोई आप हमारे, इट्स नॉट, आई कैन नॉट बी ए पॉलिटिकल, आप तो स्टेक होल्डर थे नहीं, कोई हमको, आपने तो पहले ही कर दिया था कि देखिए जब आपको लगने लगे कि कोई पॉलिटिकल लायबिलिटी है तो आप मुझे मुक्त कर दीजिएगा। शुरू में ही हमने, शुरू में ही जिस आपने समय कोई परेशानी नहीं थी जिसमें आपने उस समय किया भी जाता हमने कहा था जी। कि पॉलिटिकल लायबिलिटी कब कौन पॉलिटिकल लायबिलिटी हो जाएगा, तो डीजीपी को हमेशा रेडी रहना चाहिए कि पॉलिटिकल लायबिलिटी अगर आप हैं तो ज़बरदस्ती चिपकने, वो कोई फन की जगह थोड़ी ही है। लेकिन कई लोग फन की जगह बना लेते हैं। हमने कभी विश्वास नहीं किया कि वो फन की जगह है, जी। आप एंजॉय कर रहे हैं उसको। अच्छा, आप डीजीपी रहे तो आप पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दबाव नहीं बनता था, कोई लिस्ट नहीं आती थी? नेवर। अच्छा, जो आपने चाहा वो हुआ? एक्सेप्ट द लास्ट वन, जो मेरे हमने रिक्वेस्ट कर दिया था कि हमको ट्रांसफ़र कर जी। दीजिए आप, वो एक लिस्ट था जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, अच्छा, आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो बहुत अनयूजुअल तरीके से आया। आई डिडंट एक्सेप्ट इट। आरसीपी की ओर से आ गया था क्या? नहीं, नाम लेना उचित नहीं होगा जी, लेकिन आपने मना कर दिया। अच्छा। सेड आपको, जिस हमने ऑलरेडी कह दिया है कि अब हमको नहीं रहना, तो फिर हम क्यों करें? तो फिर हम क्यों करेंगे। तो चलिए, आपने नीतीश कुमार को ही मना कर। लेकिन सर आप ये बताइए कि डीजीपी रहते हुए और डीजीपी का पद जब आपने छोड़ा, किसी ऐसी बात का मलाल आपको रह गया कि यह काम आपको करना चाहिए था जो आप नहीं कर पाए, क्योंकि आप बिहार के ही हैं? बहुत सारी चीज़ है। जी। जैसे एक था कि हमारा इंटरेस्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर बहुत अधिक। हाँ, आपने देखिए एफएसएल पर बहुत ज़्यादा, एफएसएल पर बहुत जोर दिया था जी। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में घटना स्थल का जो साइंटिफिक एनालिसिस होता है जी, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। आप देखेंगे जो बढ़िया कर रहे हैं स्टेट्स, जी, वो एफएसएल से कंट्रोल करते हैं पीओ को। बिल्कुल। ये चीज़ मैं चाहता था कि बहुत सिस्टमैटिकली हो जाए। ट्राई भी हमने स्टार्ट किया था, बट
शायद समय नहीं मिला हमको। हम्म। तो वो एक है। एक था अर्ली, जब वायरलेस में मैं था, जी। एक रेडियो कैनोपी का कॉन्सेप्ट था मेरा कि फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर सीमलेस कम्युनिकेशन, अच्छा। वॉइस, डेटा, फैक्स, पिक्चर का। हम्म। ये कम्युनिकेशन हाई बैंडविड्थ का, नहीं हो पाया। वो प्रस्ताव सरकार में गया। सब कुछ कर दिया था हमने, टेंडर वेंडर करके। आईटीआई को वो टेंडर दिया गया था, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन वो कहीं फंसा, और वो फंसा तो निकल नहीं पाया। हमने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की। देखिए, मैंने एक इंटरव्यू में आपको यह कहते हुए सुना कि देखिए, मैं किसी का विवादन तो कर सकता हूं, लेकिन याचना नहीं कर सकता हूं। ये तो सही है। आजकल तो नेताजी चाहते हैं याचना ही करें, नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अभियान से संभव नहीं है। अभिवादन कर सकते हैं। जो सबसे कमज़ोर कड़ी का व्यक्ति होगा, उसके पास भी हम ऐसे अभिवादन कर सकते हैं। जी। लेकिन उससे ये हम नहीं कर सकते हैं कि हमको वोट दीजिएगा। अच्छा, आप ये नहीं कर सकते। ये याचना हो गया। इसलिए आपकी कभी लालसा नहीं हुई कि डीजीपी से रिटायर होने के बाद आप कुछ बन जाएं, कोई राजनीतिक पद आपको मिल जाए, कोई प्रशासनिक पद आपको मिल जाए? ऑफर्स तो आपके पास भी आए होंगे। बिल्कुल है। आए थे नीतीश कुमार की ओर से? नीतीश कुमार की ओर से? तो आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि नीतीश कुमार, मतलब चर्चा तो यहां तक हुई कि योगी आदित्यनाथ आपको एडवाइजर बनाना चाहते थे। वहाँ के चीफ्स, वहाँ के होम सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी आए थे जी। जब सरकार पहली बार यूपी बिल्कुल। की बनी थी 17 में। जी। तो हम उन लोगों को जानते नहीं थे। हम्म। तो उन्होंने, घर पर वो आए थे, जी। शाम का समय था। हम्म। उन्होंने कहा कि हमको भेजा गया है हम्म। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि पता कीजिए कि अगर लखनऊ बुलाएं तो आना पसंद करेंगे। जी। तो हमने कहा मेरी ओर से धन्यवाद दे दीजिएगा उनको, हम्म। और बता दीजिएगा कि मेरी उम्र अब पद और पैसे पर काम करने की समाप्त हो गई है। पद और पैसे पर काम करने की उम्र समाप्त हो गई। 60 साल हो गया, ख़त्म हुआ। 60 साल हो गया। अब इसके बाद अगर किसी को बात करनी है, जी। कुछ सलाह लेनी है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, वो आप कहिएगा तो हम आ जाएंगे, लेकिन औपचारिक रूप से नहीं करेंगे। लेकिन आपका मिजाज तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ से विपरीत है ना, क्योंकि हम जब देखते हैं आपकी पुलिसिंग को, करीब 22 इनकाउंटर्स हुए हैं, लेकिन गोलियां तो लगभग नहीं के बराबर चली है। लगभग क्या, हम मेरे तरफ से, मेरे, हाँ, मतलब पुलिस की ओर से नहीं मेरे चली। होल्स्टर, हमने कभी होल्स्टर नहीं करी। अच्छा, अभी आप कभी आपने कैरी नहीं किया? अच्छा, तो ये कैसे मुठभेड़, मतलब एक तरफा गोली चली, केवल अपराधी ने गोली चलाई और पुलिस ने फिर अब नियंत्रण? जैसे आपको मैं एक इंसिडेंट एनकाउंटर का सुनाता हूँ। जी। बेतिया में कि हमको एक सोर्स ने कहा कि चलिए आपको हम एनकाउंटर करवाते हैं, वो गैंग आज रात में निकलेगा जी। और एक किडनैप पर्सन उसके साथ है, उसको खेत से लेके आएगा। जी। तो हम भी एम्बुश में चले गए, मेरे साथ फोर्स भी था। बेवकूफ़ी में हमारे सिपाहियों ने गोली चला दी। अच्छा, चला दी सिपाहियों ने गोली। हमको दिख रहा था कि चांदनी रात में जी। लोग चले आ रहे हैं। हम खड़े रहे, हमने इधर से कहा कि फायर मत करो। वो लोग भागा पीछे। किडनैप पर्सन छूट के चला आया। तो फिर कहानी खत्म वहाँ? लेकिन वो लोग पकड़ाए नहीं। अच्छा, वो पकड़ाए नहीं? कोई नहीं पकड़ाया जी। किडनैप पर्सन जब आ गया तो हमारे सार्जेंट एक थे हमारे साथ जी। उन्होंने हमको कहा कि लाइंग पोजीशन सर, फायर हो रहा है। हमने कहा आपको जहाँ सोना है सो जाइए, हमको लाइंग पोजीशन की जरूरत नहीं है। बाद में जब वो सार्जेंट हमसे पूछने लगा कि आप खड़े क्यों रह गए वहाँ, गोली चल रही थी। हमने कहा कि तुमको आइडिया है कि कितने डिस्टेंस से गोली चल रही थी? यही अभ्यानंद जी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों काम आती है। जी। एक जो शिकारी लोग होते हैं ना, जी। वो लोग आपको एकदम पक्का बढ़िया बात बता देंगे
जैसे एक आदमी को आप दूर से चलते हुए आते हुए देख लीजिए, अगर उसका चारों लिम्ब आपको अलग अलग दिखाई पड़ जाए जी तो समझिए कि 200 यार्ड्स के अंदर में है, ये आदमी फायर किया जा सकता है, अच्छा फायर टू किल। हम्म अगर एक बॉडी दिखाई पड़े, इसको सिलोह्यूट बोलते हैं, जी वो अगर दिखाई पड़े तो समझिए कि 200 गज के बाहर है। 200 गज के बाहर जी बिल्कुल फालतू का उसके पास कौन वेपन है जो जी आपको 200 गज पर आके मार देगा। बिल्कुल 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 यही समझदारी कम है, जी शायद ट्रेनिंग की उतनी कम। हाँ मतलब ठीक आप यह नहीं मानते रही हैं कि बिना गोली चलाए भी अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है, कानून इतने सख्त हैं और कोई नए कानून की जरूरत नहीं है, वर्तमान कानून बिल्कुल ठीक बहुत ठाक है, बहुत है। अच्छा सर हम ये बताइए कि नीतीश कुमार, आप तो ठीक है आपने कह दिया 60 साल के बाद मुझे न पद चाहिए न पैसा चाहिए। नीतीश कुमार ने 2016 में एक ऐतिहासिक फैसला किया, बिहार में शराबबंदी। क्या आपको लगता है कि यह शराबबंदी का फैसला उचित था, और यदि उचित था तो उसे यह कार्यान्वित कर पाए? क्योंकि देखिए यह आम समझ है कि बिहार में शराब अब हर जगह उपलब्ध है, पहले से अधिक उपलब्ध है, और इसका फायदा सिर्फ माफिया को और पुलिस को हुआ है। शराब का जो कानून है ये मेरे रिटायरमेंट के बाद आया, जी बिल्कुल 2016 में 2016 में आया। जी इसलिए ये कानून कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है हमको आइडिया नहीं है, लेकिन हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी। इसकी जरूरत नहीं थी। देखिए अभ्यानंद जी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत, शराबबंदी की जरूरत नहीं थी। ये तब ये बात है कि ऐसा नहीं है कि जिस समय हमने काम किया एज डीजीपी, जी उस समय ये कहना कि उस समय कोई हुज ट्रेजेडी नहीं हो रहा, हाँ ये तो आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर बैक सकता। होता था। बिल्कुल बिल्कुल 3 हुज ट्रेजेडी जी। लाइन से होते थे, असेंबली में हल्ला और लाइन हंगामा। से दुकानें खुली थी। हाँ, जी तो हमको बुला के मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आप देख रहे हैं कि हुज ट्रेजेडीज हो रहा है, सर यस सर हो रहा है, क्या रास्ता है? हम कहे सर आपके पास जो कानून है एक्साइज एक्ट, ये तो टूथलेस है, ये टूथलेस है जी। उसमें भी कोई दम नहीं था। जी तो ये बात नहीं हुई कि नया कानून लाया जाए। हमने कहा कि जितना एग्जिस्टिंग कानून है जो शराब से कोई लेना देना नहीं है उसका, उस कानून को हम इस्तेमाल करेंगे। फिर अगेन ज्ञानेश्वर जी बात वही आ रही है कि मेरे दिमाग की उपज होगी कि कैसे ये होगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या है ये, कैसे करेंगे? हमने कहा सर इस एक्टिविटी को, जो शराब लोग लीगल शराब बनाते हैं और इलीगल शराब भी बनाते हैं, वही लोग बना रहे हैं जो लीगल बिल्कुल बना रहे हैं, उनको अगर हम इकोनॉमिक क्राइम्स में इन्वॉल्व करें और उसमें बुक करें जी तो इन पर शिकंजा कसा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये तो इकोनॉमिक ऑफेंस ही है। इकोनॉमिक ऑफेंस जी तो लेट मी ट्रीट इट एज एन इकोनॉमिक ऑफेंस। उसमें फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन, बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन, कि जा कहाँ रहा था, कहाँ से आ रहा था। बिल्कुल। तो इसको जब हमने उनको समझाया तो हमको पूरे स्टेट में लेके घूमे कि जरा समझाइए डीएम साहब लोगों को। तो इस विधा को हमने इस्तेमाल किया और बड़े बड़े लोगों का प्रॉपर्टी पीएमएलए में अटैच हुआ। जी उस पीरियड का आप निकाल के देखिएगा, पीएमएलए में अटैच हुआ प्रॉपर्टीज, इम्पैक्ट पड़ गया बिना इस कानून के हुआ। जो कानून था एक्साइज का, कोई कानून हमने नहीं लगाया, अप्लाई किया हमने इकोनॉमिक ऑफेंसेस को जी और अप्लाई कर दिया टू दीज गाइज बिल्कुल बिल्कुल मैन्युफैक्चर कर रहे थे, क्योंकि धंधा यही लोग करते थे, और उसका इम्पैक्ट पड़ गया। लेकिन ये फिर अब इसका दुष्परिणाम ही दिखाई पड़ रहा है ना। देखिए वो ट्रेजेडी भी चल रही है और ये पुलिस वाले माला माल हो गए। आप देखते हैं रोज खबरें आती हैं कि किस तरीके से। और देखिए बाइबी गिरी पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, आप भी जानते होंगे। मैं उनसे एक बार संवाद कर रहा था, वो बता रहे थे ज्ञानेश्वर जी जब शराबबंदी हुई तो शराब बनाने वाली कंपनियां जो थीं वह इस शराबबंदी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ रही थी, बहुत तगड़े से लड़ रही थी। लेकिन
अब कोई नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि इन कंपनियों को, जो आप इकोनॉमिक ऑफेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन कंपनियों का यह भरोसा है कि हम बिहार में पहले से ज्यादा शराब बेच रहे हैं और बिना सरकार को राजस्व दिए हुए, तो फिर मुकदमा लड़ने में अपनी शक्ति क्यों जाया करें, अपना धन क्यों जाया करें? ये क्या होगा फिर बिहार का? क्या होगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक चीज़ हम बता सकते हैं कि अगर इसको उस तरीके से हैंडल किया जाता जी। तो ये कानून की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक बात और समझ में आती है, जब भी कोई क्राइसिस होता है, आप याद कीजिए मेरा पहला जवाब, आपको लॉज की जरूरत हो तो बताइए, हम लॉज बना देते बिल्कुल। हैं। तो ड्रॉप ऑफ दी हैट पर आप लॉज बनाइएगा। लॉ कोई जल्दी जल्दी चेंज करने की चीज़ होती चीज है नहीं। नहीं, बिल्कुल। वही लॉ को कैसे अप्लाई किया जाए जिससे कि हमको नया लॉ नहीं बनाना पड़े और काम भी हो जाए। तो यहाँ हर इशू पर एक लॉ बन रहा है। ये बहुत परफेक्ट नहीं होता है। ये बहुत हेल्दी ट्रेंड नहीं है, जी। नहीं होना चाहिए। आप नया लॉ जब बनाइएगा तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि पुराना लॉ से काम नहीं हो पा रहा है। ये कहना अच्छी चीज़ नहीं है। हैव यू गिवन इट ए ट्राई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो उसी लॉ को ट्राई कर दिया था। बिल्कुल, लेकिन वो बापू का रास्ता बता रहे हैं ना, पूर्ण शराबबंदी। बापू का रास्ता, बापू ने कहा कि लॉ करके आप बनाइए। आर्टिकल 21 तो कुछ और ही कहता है, भारतीय संविधान। वो तो ठीक। क्या आपको लगता है कि आपने तो नीतीश कुमार को करीब से देखा, जिद्दी है क्या? थोड़ा सा है। थोड़ा सा है। थोड़ा सा है। अच्छा सर, ये बताइए, अब जो स्थितियां परिस्थितियां फिर से बदल रही है, जिसमें लॉलेसनेस की चर्चा है, करप्शन की चर्चा है, कि अपराधियों पर अंकुश की बात तो हर वक्त होती है, हर राजा करता है। मैं राजा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मुख्यमंत्री आजकल स्वयं को राजा ही मानने लगते हैं। लेकिन अधिकारियों प्राधिकारियों का भ्रष्टाचार, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में था, तो एक परसेप्शन बन रहा है बिहार के प्राधिकारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में, कि 3 ही तरह के प्राधिकारी बिहार में। देखिए, ईमानदार तो अब मिलते नहीं है, कुछ है, इसमें कहां शक है, कि बिहार में 3 तरह के प्राधिकारी हैं। एक जो पैसा लेकर काम आसानी से कर देता है, वो सबसे अच्छा। दूसरा, पैसा लेता है लेकिन काम करने में थोड़ा वक्त लगाता है, तो पैसा देने के बाद टेंशन बढ़ा रहता है। खैर चलिए, वो अभी मध्यम दर्जे का। और तीसरा, पैसा भी लेता है और काम भी नहीं करता है, दूसरे पक्ष से भी पैसा ले लेता है। तो ये अधिकारियों का भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आपने देखा ही, डीओ साहब के यहाँ जब रेड होती है तो नोट के बिस्तर पर सोते हैं, और आपने बेल कैंसिलेशन कराया, स्पीडी ट्रायल कराया, लेकिन कभी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के लिए कभी कोई स्पीडी ट्रायल और कभी इन पर अंकुश लगाने के लिए कोई बेल कैंसिलेशन या इस तरीके की कार्रवाई। कहां जाएगा बिहार? ये बात सही है कि भ्रष्टाचार में स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाता जी। है। बहुत लंबा केसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन ही बहुत टाइम लेता है जी। और ट्रायल तो और भी टाइम लेता है। लेकिन एक तजुर्बा मैंने सीखा था, जिसको मैंने यहाँ भी अप्लाई किया बिहार में। जी। वो सीबीआई में सीखा था। जी। कोल इंडिया मेरे जुरिस्डिक्शन में था, और कोल इंडिया भी बहुत बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमने किया ये कि जो चार्जशीट हुए थे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केसेस में, जी। उनके बारे में चेयरमैन कोल इंडिया से बात की कि इनको आप 3 महीना का सैलरी दे दीजिए। उनके लॉज में था 3 महीना का सैलरी दे दीजिए और इनको कहिए टाटा। लड़िए केस, जीत जाइएगा तो रख लेंगे, नहीं जीतिएगा तो घर। अच्छा, ये प्रावधान है। डिफरेंस ये है ना कि सैंक्शन एंड ट्रायल, ये सब प्रोविज़न गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। पब्लिक सर्वेंट में जो प्रोविज़न है कि आपको आर्टिकल 311 की जरूरत नहीं है, आप हटाए उनको, आप डिसमिस कर दीजिए। बट यहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आप नहीं कर सकते। बट जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं जी, वो था कि चेयरमैन कोल इंडिया को हमने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, यू आर राइट। उन्होंने डिसमिस कर दिया। जी।
करीब 12-13 बहुत सीनियर ऑफिसर्स डिसमिस हो गए, जाइए अपना केस लड़िए। हमने उनको कहा कि आप आस्तीन का सांप पाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा आप तनख्वाह देते हैं जी और वो आपसे लड़ता है, बिल्कुल। तो आप आस्तीन का सांप ही ना हो। जी बिल्कुल। तो यहाँ भी वही है। हाँ। ये आदमी अब सस्पेंड हो गया, फिर कुछ दिन के बाद रिलीज हो जाएगा, फिर आपसे पैसा लेगा, फिर पोस्टिंग हो जाएगी और वर्षों केस लड़ता और रहेगा। सस्पेंशन में भी 50% लेता रहेगा। हाँ, हाँ, तो ये तो सर इसका तो कोई उपाय ही नहीं निकल रहा है। इसका उपाय है जो जी। हमने कराया था उसको। बिल्कुल, जैसे वहां आपने कराया। हम नहीं, यहाँ पर भी जी बिहार में। जी, बिहार में क्या कराया? बिहार में अभी जैसे आप गौर कीजिएगा, सस्पेंशन ऑर्डर हमने पढ़ा नेट पर, ये जो बेतिया वाले जी डीओ साहब का। डीओ साहब का, तो उनका था कि चूंकि उनके घर से बहुत कैश मिला है इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। जी। तो आपने वही चार्ज लगाया जो इन्वेस्टिगेशन का चार्ज है। हाँ। तो कहेगा कि हमारा ट्रायल हो जाने दीजिए, तो आप सेम चार्ज लगाए हैं, तो और कोर्ट भी यही कहेगा बिल्कुल। कि आप सेम चार्ज लगाए हैं तो हमारा ट्रायल हो जाने दीजिए, उसमें अगर हम बरी हो जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी। हमने उस ज़माने में बहुत सारे लोग ट्रैप्ड हो रहे थे, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस हो रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि सर हमारा एक सजेशन है कि इन लोगों पर आरोप ये लगाया जाए कि आप प्रॉपर्टी रिटर्न जो अपना फाइल किए थे उसमें ये प्रॉपर्टी आपने नहीं दिखाया था जो आपके घर से मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिफरेंस जो है ये आप झूठ बोल रहे हैं। जी। एफिडेविट आप किए हैं तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं तो उसी झूठ का आरोप लगेगा डिपार्टमेंटल। जी। और जो ट्रायल होगा वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का होगा। तो दोनों मटेरियल अलग अलग हो गया। बिल्कुल। देयरफॉर आपको डिसमिस किया जा सकता है और कोर्ट भी कहेगा कि हाँ ये तो दोनों चार्ज ही अलग अलग। और यहाँ तो सिर्फ एक ही जब्ती हो गई इसलिए आपको हम कर दे रहे हैं निलंबित। हाँ ठीक कर रहे हैं, ये तो हाई कोर्ट से तुरंत। तो जब हमने इसको कहा जी तो ऐसे सर ये आप अपना चीफ सेक्रेटरी से अलग बात कर लीजिएगा। तो चीफ सेक्रेटरी से बात हो गई। उसके बाद ये तय हुआ सब इंस्पेक्टर्स अदर्स जो ट्रैप्ड हो रहे थे, हर डिपार्टमेंट का उस पीरियड में मॉनिटर हो रहा था हर वीक में कि कितने लोग डिसमिस हो रहे हैं जी। और इस ग्राउंड पर कि आपने प्रॉपर्टी में नहीं दिखाया आप। तो इतना तो आप सरकार से झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, और ये आधार है, पर्याप्त आधार है। एकदम पर्याप्त है। तो आप सरकारी से झूठ बोल रहे हैं तो जाइए घर। हाँ ये तो अब देखिए ना, सर्किल ऑफिसर लोग कहते हैं कि एक जमीन की 2 जमाबंदी हो गई, 2 म्यूटेशन हो गया। एक बहुत सीनियर एडवोकेट मुझे कह रहे थे कि आप 4 सर्किल ऑफिसर को आप नाप दीजिए कानून के शिकंजे से, फिर देखिए कैसे बंद हो जाता है। डिसमिस कीजिए। डिसमिस कीजिए, बिल्कुल। और डिसमिस ऐसे चार्ज पे कीजिए जिससे उसको कोर्ट से राहत नहीं मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब हो रहा था, ऐसा नहीं है कि स्टेट में नहीं हुआ था। अच्छा सर, आपसे जब हम चर्चा कभी करते हैं और भी साथी लोग करते हैं, आप कहते हैं आजकल जो अपराधी पैदा करने की सबसे बड़ी जगह बनी हुई है वह जेल है। और आपने भी पुलिसिंग में देखा है कि जब कोई अपराध की घटना घटती है तो इसकी खबर सबसे पहले जेल में पहुंचती। मैं आपकी किताब से गुजर रहा था। एकदम। हाँ, कि 7 लोग मारे जाते हैं, कोई पहचानने को तैयार नहीं होता है और उन 7 की लाश आप जेल में भेज देते हैं। तो ये जेल में अपराधी पैदा होते हैं और जेल में सबसे पहले खबर पहुंचती है। यह दोनों कैसे संभव होता है और इसे कैसे नहीं रोका जा सकता है? मुलाकाती जी, पूरा मुलाकाती का चक्कर है जी। आप सुबह सुबह किसी जेल के गेट पर चले जाइए, एकदम भीड़ लगी रहती है, लूझे रहते हैं मुलाकाती लोग। जी बिल्कुल। और अंदर से वो आ जाता है बाहर मतलब गेट पर। हाँ, खिड़की पर, खिड़की पर जी। और हर तरह की बात होती है। अगर वहाँ से कोई, इनफैक्ट जब जैमर लगने की बात हुई थी उस हाँ, वो तो बिल्कुल स्कैम ही हो गया। जब जैमर लगने की बात हुई थी तो आई वॉज इन दी स्पेशल ब्रांच या प्रोविजन में था जी। तो हमने उस समय के डीजी को कहा था कि सर इससे वाहियात आइडिया कुछ नहीं है। क्यों? तो उन्होंने कहा वही जो आपको आश्चर्य हो रहा है, वो था कि वहाँ से इंफॉर्मेशन का खान है
और उसी को आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो हम इंफॉर्मेशन के खान से इंफॉर्मेशन निकालें कि इंफॉर्मेशन ही को ब्लॉक कर दें? बिल्कुल। तो अक्लमंदी इसमें से है कि उससे इंफॉर्मेशन निकाल लिया जाए, तो हम उसको रोकना चाहते हैं। तो इंफॉर्मेशन के खान को तो आजकल बेच दिया जा रहा है ना। आपने देखा ही अभी पटना के बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एक्शन, और किस तरीके से जेलों की स्थिति है, जेल बिक रहे हैं। तो आप इंफॉर्मेशन कहाँ निकाल रहे हैं? इंफॉर्मेशन जहां से आप ले सकते हैं वहां उस गैंगस्टर्स को और बना दे रहे हैं ताकि वह बाहर जाकर ज्यादा खौफ पैदा कर सके। ज्ञानेश्वर जी, जो जेल है ना जी, कोई जरूरी नहीं कि जेल के अंदर ही वो सोर्स मिले हमको। बिल्कुल। टावर है, टावर के जस्ट बाहर भी आप अपना लगा लीजिए जी। नेटवर्क, यू कैन गैदर दैट इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन इतना बढ़िया होगा क्राइम के मामले में जी, कि आप उसे तो यू कैन अनअर्थ एनीथिंग। यू कैन अनअर्थ एनीथिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए सर, एक और हम कहानी आपकी किताब में पढ़ रहे थे जिसमें आपने तो गजब ही किया कि सीजीएम साहब के खिलाफ मुकदमा हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट जज साहब कंप्लेनेंट बन जाते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, और उनको जानकारी भी नहीं, और उनको जानकारी भी नहीं होती है। ये कैसे संभव हो गया कि सीजीएम साहब के खिलाफ सभी को सबसे पहले उनके ही पास जाना है और वही आरोपी बन जाते हैं और शिकायती बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब? एक नक्सल इंसिडेंट हुआ था नालंदा में जी। थाना था तेल्हाड़ा, जी जहानाबाद के बिल्कुल याद है, मैंने देखा है। तो उसमें करीब 150-200 लोग एक्यूज हुए थे, जिसमें नक्सल में तो होता ही है, इतने लोग चले आते हैं। और इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें लोग पकड़े जा रहे थे कुछ कुछ करके। उसके कंप्लेनेंट ने आकर के एक दिन हमको बताया कि सर, कई लोग हैं इसमें जो अभी बेल पिटीशन फाइल भी नहीं किए हैं डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और उनका बेल हो गया है। अच्छा? सीजीएम के यहाँ से पिटीशन सीजीएम ने रिजेक्ट कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज ने बेल अभी सुना नहीं है, फाइल ही नहीं हुआ। और यहाँ से फेक बेल ऑर्डर आ गया है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से। बिल्कुल। सीजीएम साहब ने उसको रिलीज कर दिया है। ओ अच्छा जी। तो हमको आश्चर्य लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सीधे चले गए डिस्ट्रिक्ट जज के रेसिडेंस पर जी। हमने कहा कि इस तरह की घटना हो रही है, तो हम उनको दिखाए, तो बोले ये बेल पिटीशन नंबर तो अभी मेरे यहाँ आया ही नहीं है। क्योंकि वही तो बोल रहा है कि नहीं आया है। जी। तो बहुत गड़बड़ है। उनको हमने कहा कि आप लोग जिस तरीके से काम कर देते हैं, तो ये हो सकता है कि बेल ऑर्डर फेक हो और आपका सिग्नेचर जेन्युइन हो। हाँ ये संभव है। हाँ जी बिल्कुल। बोले कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा कि आपके तो पेशकार लोग ऐसे ही पन्ना उलटते जाते हैं और आप उस पर ऐसे चिड़िया बैठाते रहते हैं। जी। तो उनको लगा कि बहुत सीरियस बात है। बोले अच्छा ठीक है, हम तुरंत मंगा के देखते हैं। तो रिकॉर्ड मंगवाए सब। तब तक हम खाने चले गए थे, तो उन्होंने फ़ोन आया उनका कि जैसा आ जाते हैं एसपी साहब, मेरा सिग्नेचर नहीं है। अच्छा उनको सुकून मिला जी। तो हमने कहा कि तब फिर एक इस फाइल के ऑर्डर शीट पर पूरा लिख दीजिए कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। एक कॉपी अगर उचित समझिएगा तो हमको भी दे दीजिए जी। तो उन्होंने एक कॉपी हमको दे दी। अच्छा वही आधार आपने बना लिया जी। उसी को हमने एसएचए को फेंक दे दिया कि फॉरवर्ड कर दिया टू रजिस्टर ए केस एज इट डिस्क्लोजेज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। हो गया। और एसएचओ को बुला के कह दिया कि आप तड़पड़ाइएगा नहीं, जब तक हम सुपरविजन नहीं कर लेंगे तब तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी जी। इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग। हो गया। ऑब्वियसली अगर डिस्ट्रिक्ट जज कंप्लेनेंट सीजीएम अक्यूज एफआईआर पहुंचा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो पेशकार भी उसी में था जी। तो हल्ला हंगामा शुरू हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि अच्छा एसपी साहब आप बिना इंक्वायरी के ही कर दिए जी। हमने कहा कि इंक्वायरी तो सिर्फ मजिस्ट्रेट लोग करता है, पुलिस तो इन्वेस्टिगेट पुलिस तो जी।
अच्छा ठीक है। हम्म। तो ही टोल्ड दी सीजीएम कि आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दीजिए। अच्छा। तो सीजीएम साहब ने एंटीसिपेटरी फाइल किया, तो पीपी को हमने बुला के कहा हम्म। कि कि आप आप क्या कहिएगा कीजिएगा? कि आप ही कंप्लेनेंट हैं हाँ। और आप ही सुनिएगा, ये उचित नहीं है। अरे हाँ जी। हाँ। तो यही आर्ग्यूमेंट हो गया। हाँ। तो कहा सर ठीक है, कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनेंगे। हम्म। उसके बाद मेरी बुलाहट हाई कोर्ट में हुई जी। और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। 2-3 महीने के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। फिर हमको पता नहीं चला कि उसमें हुआ क्या। अच्छा। लेकिन ये हुआ, इशू बड़ा हो इशू गया। बड़ा हो गया। अच्छा सर, आजकल देखिए चुनावों को लेकर, चूंकि आप हमेशा चुनावों की बात करते हैं, जब मैं कभी फेसबुक पोस्ट से गुजरता हूं, और आप कहते हैं भय मुक्त, निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव की बात आप करते रहते हैं। जब भी कोई चुनावी नतीजा आता है, जीत मिली तो ईवीएम ठीक, हार मिली तो ईवीएम गड़बड़, यह सब कुछ चलता रहता है। और जब आप रोहतास में एसपी थे, तो एक वाक्य मुझे आपकी किताब में पढ़ने को मिला कि उपचुनाव हो रहा था और वोटों की गिनती, तब बैलेट बॉक्स होते थे और बैलेट पेपर होते थे, अंतिम चरण में आप कुछ देर के लिए सुबह से वहीं डटे थे, आप कुछ देर के लिए अपने बंगले पर आए थे, तभी इस बीच वहाँ जो कुछ हुआ और इसके बाद बात हो गई कि चुनाव ही रद्द करा देना है। लेकिन आपने जो रास्ता निकाला वह भी, क्या वाकया था और आज के चुनाव प्रक्रिया पर आपकी क्या टिप्पणी है? जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय मैं एसपी नहीं था रोहतास में, जी। एएसपी एएसपी, सासाराम था। अच्छा ASP। एएसपी सासाराम जी। और काउंटिंग चल रहा था कलेक्ट्रेट में। जी। उस काउंटिंग में मैं लगातार सुबह से था। हम्म। रात में भूख लग गई खाने के समय में। जी। मैं चला गया घर पर। एसडीओ साहब को, रिटर्निंग ऑफिसर थे वो, हम्म। उनको हमने कहा कि हमको ओझा जी जाने दीजिए, थोड़ा भूख लग रही है। जी। हाँ हाँ, अब तो ख़त्म हो गया, लास्ट राउंड है, आप जाइए। हम्म। और घर पहुँचे हैं, टेलीफोन रिंग कर रहा था। जी। सर तुरंत आइए, यहाँ तो सब लाठी चार्ज हो गया, सीआरपी का लाठी चार्ज हो गया। जी। हॉल के अंदर में लाठी चार्ज हो जाना, दौड़े भागे पहुंचे तो जो पहला दृश्य था वो कभी विस्मृत होता नहीं है। एसडीएम साहब टेबल के नीचे नीचे थे घुसे पड़े थे। जी। और पूरा बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्सेस सब फेंका फाकी, जी। मतलब केओस था, गदर था वहाँ। तो ऐसे करे तो हमने कहा कि आप परेशान नहीं होइए, पहले गैदर कीजिए अपने को और बताइए कि हुआ क्या है। तो देखिए ना, जैसे ही लास्ट राउंड की काउंटिंग शुरू हुई, एक समय में ऑल टेबल्स पर फटना शुरू हुआ। ऐसे ऐसे फाड़ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। एक पर्टिकुलर पार्टी का, जी। रूलिंग पार्टी का किया हुआ था कि इतना फाड़ दो कि चुनाव ही ये रद्द हो जाए। चुनाव रद्द हो जाए। तो बोलने लगे कि देखिए ना, अब तो हम फंस गए, कहाँ चक्कर में हम गए कि अच्छा रुकिए, रास्ता निकालते हैं आपका। और सब तो अंदर चला गया है ना स्ट्रांग रूम में। तो हाँ, और काउंटिंग राउंड्स ख़त्म है, सबका हिसाब किताब ठीक है। तो ऐसे ही इसमें जितने भी फटे बैलेट पेपर्स हैं उसको आप एक तरफ कर लीजिए जी। और जो बच गया है उसको काउंट करा दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। अब फटे बैलेट पेपर्स को घटा दीजिए। रूलिंग पार्टी में डाल दीजिए। अच्छा, हाँ डाल दीजिए, ठीक है। एट बेस्ट यही बिल्कुल होगा बिल्कुल कि सब बिल्कुल, उनका हो जाएगा। सब उनका हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट निकल रहा तो निकाल दीजिए। रिजल्ट निकल गया। और निकल गया रिजल्ट। निकल गया, रूलिंग पार्टी हार गई और रूलिंग दूसरी पार्टी हार गई उसमें। जी। आज के चुनाव के बारे में सर आपकी क्या सोच है? देखिए, मेरा अपना विचार है और वो सेंटेंस है कि रिटर्निंग ऑफिसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। जी। जो हमने समझा है, जाना है, देखा है, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कोई नहीं है। कोई नहीं है। और वो अगर ऑनेस्टली खड़ा हो जाएगा तो मजाल नहीं है कि कोई गलत कर दे सकता है। कोई गलत कर सकता है, बिल्कुल। और ये एक्सपेक्टेड भी यही था जब संविधान बना था। आईएएस आईपीएस, आप सोचिए ज्ञानेश्वर जी, जब आईएएस और आईपीएस दो ऐसी नौकरी है जी। जो संविधान में मेंशन्ड है, वो क्लर्क नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चीफ इंजीनियर लोग भी वहाँ नहीं मेंशन्ड है। जी।
दो नौकरी आईएएस और आईपीएस। आईएएस और आईपीएस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो साधारण बात नहीं है। साधारण बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आईएएस आईपीएस बनता है उसको गर्व होना चाहिए कि आप मेंशन्ड हैं संविधान में। जी जी। खैर चलिए सर, अब तो पुलिसिंग की बात हो गई। अभ्यानंद जी की एक और पहचान फिजिक्स के टीचर के रूप में। सुपर 30 की शुरुआत कैसे हुई थी, फिर कैसे बिखरा, और फिर उन पुरानी कहानियों में हम नहीं जाना चाहते हैं। आपने कहा 60 साल की उम्र के बाद पद और पैसे का लालच तो मुझे रहा नहीं, पहले भी नहीं था पैसे के लालच। अब आप जो फिजिक्स के साथ आपका प्रेम था, अब क्या कर रहे हैं, और कितने गरीब बच्चों को और कहाँ से कहाँ आपने पहुँचाया? पूरे देश दुनिया में आपके छात्र हैं, चाहे जिस शहर में चले जाए। अब फिजिक्स से आपकी दोस्ती कैसे चल रही है? वही बच गया है वही बच गया और कुछ नहीं। अच्छा, आज भी दोस्ती कायम है? वही एक बच गया और कुछ नहीं है। जी। कुछ दिन पहले, करीब 1 साल पहले, एक लड़का आया था। जी। वो 5-7 साल पहले मेरे सिस्टम में आया था फिजिक्स पढ़ने के लिए। जी। बहुत गरीब परिवार का था, औरंगाबाद। पढ़ाने के लिए कभी पैसा तो लिया नहीं आपने? ना ना, नहीं। पढ़ाने के लिए आपको अगर हम बोलेंगे तो बहुत इमोशनल लगेगा। जी। एक फीलिंग कि हमको, जो मेरा सबसे प्रिय चीज़ है जी। वो है फिजिक्स। जी। फिजिक्स को हमको बेचना पड़ेगा, ये दिमाग में कहीं से आता नहीं। आता ही नहीं है। जी। कोई आदमी सबसे प्रिय चीज़ को बेचता नहीं है। जी, तो अभी आप बता रहे थे 5-7 साल पहले वो लड़का आया। जी। और हमने उसे पूछा कि क्या हाल है अंकित? तो सर, अभी सैन फ्रांसिस्को में हूँ। अच्छा। और वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क की कंपनी में, क्या बात है, काम कर रहा हूँ। पोस्टिंग वहीं है सैन फ्रांसिस्को में। कैसा लग रहा है? तो सर आप सोचा जाए, हम ओबरा के किसी गांव में फंसे हुए थे। बताइए। और आज वीक में एक दिन वो आते हैं मीटिंग लेने के लिए, इलॉन मस्क जी। और उस मीटिंग में हम भी रहते हैं। क्या बात है। तो हमको उनके साथ बात करने का मौका मिल जाता है। क्या गर्व की बात है। जी, क्या गर्व की बात है। तो फिजिक्स से दोस्ती। जी। ये बात हुई, फर्श से अर्श पर पहुंचा दी। जी। इसी को बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श की कहानी तो यही है सर। लेकिन जब पद और पैसा, देखिए दोस्ती तो फिजिक्स से ही है। अपने को फिट कैसे रखते हैं? क्योंकि आज के ज़माने में फिट रहना, और जितने प्रकार के खान पान हैं उसमें तो कहा जा रहा है इतना फर्टिलाइजर और केमिकल्स है। आपकी दिनचर्या क्या रह गई जिसमें आप अपने को फिट रखते हैं? लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो जा रही है, लोग डिमेंशिया और क्या क्या अल्जाइमर के शिकार हो रहे हैं, लेकिन आपकी याददाश्त तो अभी भी तगड़ी है। अल्जाइमर डिमेंशिया उन्हीं को ज़्यादातर होता है जो नई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। अच्छा। कुछ न कुछ आप नया एक्टिविटी ऐड करते रहिएगा। हाँ। इट्स लाइक ब्रेन का जो सेल्स है, वो अगर आप छोड़ दीजिएगा काम कराना उससे, तो वो हो जाएगा वैसे ही कि कोई सड़क है और उस पर वर्षों तक कोई गाड़ी नहीं चली है तो सड़क खराब हो जाती है। अच्छा। तो मेरी समझ से लॉजिक यही है जी कि ब्रेन, अब हम अपना पढ़ाते हैं। जी। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि कोई हम चीज़ प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। जो हमने आपको कहा कि कोई चीज़ प्लान करके हम नहीं करते। जी। गिव मी अ प्रॉब्लम आई विल स्टार्ट थिंकिंग। तो वहाँ जाते हैं, बैठ जाते हैं सीधे। बच्चा लोग कोई प्रॉब्लम है तो एक तो आ जाएगा उठ करके कि सर ये वाला तो नहीं बना था। हम कहे चलो तो बोर्ड पर आओ, बात करते हैं। जी। तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ घुमा दिए उसको। हम जानते हैं कि कैसे बनेगा, लेकिन बताएंगे नहीं। हाँ, उसको घुमाया आपने। उसको घुमाया तो उसका सडनली माइंड फ्लैश करता है, जी सर बन गया, अब तो हो जाएगा सर। उसका बना के बता देता है कि हो गया। अगला क्वेश्चन, जी। कहीं से भी जहाँ से लाना हो लाओ। तो आपका माइंड
रोट में नहीं है, आपका माइंड नए तरह के प्रॉब्लम को सोच रहा है, जी, और ये अगर आप करते रहे तो माइंड तो चलेगा। मतलब नए प्रयोग आप करते रहेंगे तो माइंड चलता रहेगा। आप कोई नई बात आप सीखना चाहते हैं तो कीजिए, जी, बिल्कुल। फिजिकली कीजिए। हो सकता है कि म्यूजिक बजाने में नहीं कभी इंटरेस्ट रहा हो तो म्यूजिक बजाना शुरू कर दीजिए। शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आप तो सर फुर्सत में हैं, मतलब इतने दिनों आपने नौकरी की, इतना दिन पढ़ाया, अब तो घर की होम मिनिस्टर को कुछ वक्त दे पाते होंगे? हाँ, जी, वो भी छोड़ दी पूरा। वो भी छोड़ दिया आपको कि पढ़ाते रहिए। नहीं, वो अपना भी जैसे अच्छा, वो तो she was a डॉक्टर, बिल्कुल, doctor, बिल्कुल। अभी भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो अब प्रैक्टिस नहीं करना चाहती। जी, बहुत प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की। जी, अब वो भी नहीं करना चाहती। बेटा भी बढ़िया कर रहा है सर? बेटा इज इन हिज ओन लाइफ, उसने भी वो सब भी कुछ छोड़ दिया, मुझे मालूम सब है। कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया अभी 40 साल की उम्र में। बेटी भी वही, बेटी भी वही। बेटी वाइस प्रेसिडेंट थी मॉर्गन स्टैनली की, क्या बात है जी। छोड़ छाड़ के और बेटा भी अब तो मैथमेटिक्स के साथ खेल रहा है, आर्टिफिशियल। मैथमेटिक्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेल रहा है। जी, ही इज अर्निंग ऑल्सो, उसमें उसको मिल जाता है पैसा, जी। अर्न भी कर रहा है और एंजॉय भी कर रहा है। म- उसका फीलिंग यही है। हम पूछे थे उसे तो बोला कि पापा अब कोई यस सर करवाएगा तो नहीं करेंगे, अब नहीं। ये सर कोई का तो नहीं करेंगे, मतलब अब किसी की नौकरी नहीं करनी, अपनी जिंदगी जीनी है। चलिए सर, आखिरी सवाल पर आते हैं, बहुत लंबा पॉडकास्ट। महाकुंभ नहाने जा रहे हैं आप? नहीं जा रहे हैं? ऐसी बातों पर भरोसा नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, भरोसा की बात नहीं है। जी, ईश्वर पर हमको बहुत भरोसा है, जी, बट ये सब जो रिचुअल्स होता है ना, जी। ये रिचुअल्स में ज़्यादा नहीं है। रिचुअल्स में ज्यादा नहीं है, ईश्वर में भरोसा है, ईश्वर में तो अकाट्य भरोसा है। बहुत ज़्यादा, अच्छा, क्योंकि उनके आगे तो किसी की चलती ही नहीं है। परम पिता के आगे कभी आपको जिंदगी में एहसास हुआ कि यहाँ ईश्वर ने खड़े होकर साक्षात रूप से आपकी मदद कर दी? कई बार। कई बार। कोई एक ऐसा वाक्य सर? एक्सीडेंट्स हुआ है, अच्छा, एक्सीडेंट्स हुए हैं और जिसमें आप बच गए? साफ साफ? कहाँ की घटना थी सर ये? सासाराम। सासाराम। जीप से मैं जा रहा था, बरसात का दिन था, ट्रक आ रहा था उधर से। जी, ड्राइवर हमारा बगल में था, हम बगल में बैठे हुए थे इस तरफ। आई सडनली सॉ कि एक ट्रक आ रहा है और वो घूम गया मेरी तरफ, ऑपोजिट साइड से आ रहा था, घूमा। एक फ्लैश में हमको अंदाज लग गया कि अगर हम यहाँ बैठे रह गए जी। तो मेरा तो चटनी बन गया। अच्छा, एक फ्लैश, जी। एकदम स्वर्व करके हम ड्राइवर को जाके पकड़ लिए। आई न्यू कि मेरा साइड तो ख़त्म हो जाएगा। मेरे पीछे में एक मेरे बॉडीगार्ड बैठे हुए थे, एएसपी था मैं वहाँ, जी, और ट्रक घूमा, मारा, ट्रक उलट गया, जी। मेरी गाड़ी चपटा। अच्छा, मेरे पीछे जो बॉडीगार्ड बैठे हुए थे उनका तो पूरा शोल्डर टूट गया। ओ माय गॉड। आप इमेजिन कीजिए कि उसका शोल्डर और मेरा जीप में मेरा हेड जी। एक लेवल पर होगा। अच्छा, तो उसका शोल्डर टूटा था, आप सोच सकते हैं कि मेरे माथे का क्या होता है। क्या बात। और ये जी। फ्लैश था कि यहाँ तो हम नहीं मर जाएंगे। इमीडिएटली चले गए, कुछ नहीं हुआ। हम चले गए एक डॉक्टर के यहाँ, जी, डेरी ऑन सोन में। उन्होंने पूरा बॉडी का एक्सरे किया, पूरा चेकअप किया। उन्होंने कहा कि आपको कुछ हुआ नहीं है। शॉक में थे हम, एब्सोल्यूट शॉक। क्या बात है। चलिए, तो ये महादेव की कृपा, महादेव महाकुंभ, की कृपा। बिल्कुल महादेव की कृपा है और आप ईश्वर के प्रति आस्तिक है। महाकुंभ जो नहा रहे हैं वह भी पुण्य कमा रहे हैं। तो ये हमारे साथ अभ्यानंद जी थे। हमने पुलिसिंग समझी, हमने निजी जिंदगी को भी झांकने की कोशिश की है। आगे भी हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मैं समय समय पर इनसे मशविरा भी करता रहता हूं जहां मुझे कुछ समझना होता है, कानूनी पक्ष को, पुलिस की जानकारी को। तो आगे भी आपसे हमारा संवाद जारी रहेगा सर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारी चैनल यूट्यूब लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।